तो मैं स्टार्ट करता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ वर्कशॉप इज एजेंटिक एआई फॉर साइबर सिक्योरिटी इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो डिफरेंट चीज़ें ना इंटरसेक्शन पे आती है। एक हमारे पास आती है सबसे पहले इसमें एजेंटिक एआई, फिर हमारे पास यहाँ पर दूसरी चीज आ रही है वो है साइबर सिक्योरिटी, एंड थर्ड चीज है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको यहाँ पर ये जो टॉपिक देखकर आपको क्या बात समझ में आ रही है? एनीवन को गेस करना चाहेगा? इसमें हम बेसिकली देखेंगे क्या। चलिए, इसमें एक तो एजेंटिक एआई के बारे में होगा, फिर साइबर सिक्योरिटी के बारे में होगा, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके तीन अलग अलग टॉपिक्स होंगे जिसको हम देखेंगे। बिल्कुल। तो ये इस वर्कशॉप में ना हम बेसिकली इसी चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ना इस वर्कशॉप में देख लेना कि हम कवर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कवर कर देंगे फंडामेंटल्स देखेंगे, बेसिक डेफिनेशन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहते हैं किसे, साइबर थ्रेट्स को देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्यों हमें ट्रेडिशनल एआई को छोड़कर हमें एजेंटिक एआई की तरफ जाना पड़ा। और अनदर चीज हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एजेंटिक एआई की वो कौन सी खसूसियात थी जिसने हमें बेनिफिट दिया, या ये जो फील्ड तेजी से इवॉल्व हो रही है इसमें चीजें क्या है। और फिर हम उसमें देखेंगे कि एजेंटिक एआई काम कैसे कर रही है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, कुछ केस सिनेरियोस को देखेंगे, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को हम देखेंगे। और इसी तरह से जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे पावर ग्रिड्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेलवेज हो गया, डैम्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होगी, और जो जो भी इस तरह के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसके बारे में देखेंगे। और सो आज की हम वर्कशॉप में बेसिकली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द मेन थिंग इज फाउंडेशन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हर उस चीज को कहते हैं जो कि हमें आज की मॉडर्न सोसाइटी की जरूरत है। इन इसमें पावर ग्रिड्स आते हैं, वाटर ट्रीटमेंट आता है, हेल्थ सेक्टर आता है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आता है, और ये जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसके किसी चीज में भी खराबी होने की वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो फौरन से कोलैप्स कर जाए, वो फौरन से एक ऐसे थ्रेट में चला जाए कि जिसकी वजह से एक केओस आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर की, अगर किसी तरह की भी कोई खराबी हमारे नेशनल ग्रिड में आती है तो फौरन से क्या होगा, सिटीज हमारी ब्लैकआउट हो जाएंगी। फौरन से हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी के बाद देखें तो प्रैक्टिकली देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो इंसान स्टोन एज में चले जाता है, राइट। सो इन इंपॉर्टेंट चीजों को हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप में से कोई बताना चाहेगा जैसे कि वाटर और ट्रीटमेंट प्लांट, इसका किस तरह से सिनेरियो होगा, तो कोई इस बारे में कुछ कुछ चीज एक्सप्लेन करना चाहे। आपको इस डेफिनेशन को पढ़कर क्या समझ आएगी बेसिकली? जैसे हम डैम वगैरह भी देख सकते हैं कि वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर उनको कोई इश्यू होते हैं तो मतलब फ्लड आने का इशू हो सकता है, या बाकी चीज़ों का भी इशू हो सकता है। एग्जैक्टली exactly. अगर हम वाटर और डैम्स के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो आज जो डैम्स हैं हमारे उसमें फ्लड गेट्स होते हैं, यानी कि डैम जो है वो अपनी मर्जी से एक गवर्नमेंट के कंट्रोल वे के अकॉर्डिंग वो पानी रिलीज करता है या पानी स्टोर करता है, ठीक है। और सिमिलरली वो उसी डैम्स की मदद से हम एट द एंड एनर्जी जो है जनरेट कर रहे होते हैं। उसकी मदद से हम जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उन्हें पानी दे रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ चल रहा होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर वेस्ट वाटर की भी बात आती है, यानी कि हमारा सीपरेज सिस्टम। सो आप इमेजिन करें कि अगर डैम के ऊपर उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसमें हमारे पास आईटी का सेक्टर है जिसके मदद से वो चीजें कंट्रोल हो रही हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर कोई साइबर अटैक आता है तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि उस साइबर अटैक्स की मदद से वो जो
अटैकर है वो कमांड दे सकता है कि वो आगे किसी भी तरह का जो है जिसे कहते हैं ना थ्रेट हो सकता है वो, कि वो डैम्स के गेट को अगर मॉडर्न चीजें हैं तो वो उसे ओपन करने की कमांड दे सकता है। सिमिलरली अगर उसे एनर्जी जनरेट हो रही है तो वो उसे स्टोर करवाने की कमांड दे सकता है। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें होती हैं जो कि इस सिनेरियो में आती हैं। सिमिलरली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसमें हम हमारे पास रेल सिस्टम आता है, हमारे पास एविएशन सिस्टम आता है, हमारे पास मैरीटाइम आता है, हमारे पास हाईवे आते हैं और डिफरेंट चीजें जो कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हम ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम एयरपोर्ट्स की एग्जांपल देखें तो वहां पर हमारे पास कंट्रोल टावर होता है। उस कंट्रोल टावर में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो वहां से बैठकर उस एयरपोर्ट की सारी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं, राइट। तो वहां पर किसी भी तरह का अगर कोई साइबर अटैक होता है तो वहां पर क्या होगा, एक क्योस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्लेन रनवे के ऊपर एक प्लेन है जो कि टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और जो कंट्रोल टावर है उससे उससे उसे मैसेज ये जाता है कि आप टेक ओवर करें, जो कि एक नॉर्मल इनपुट है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही एक उसके ऊपर कोई अटैक होता है, साइबर अटैक। तो उसके बाद जो प्लेन बी है उससे भी उसी टाइम अगर कोई कमांड जाती है कि आप भी टेक ऑफ करें, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा, दोनों के दोनों जहाज एट अ टाइम आ सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई जहाज उतर रहा है, कोई एयरप्लेन जो है वो लैंडिंग की तैयारी कर रहा है, तो अ, यानी कि इसी तरह का कोई भी हमारे पास सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह से अगर हॉस्पिटल की फील्ड में देखें, हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में देखें, तो हमारे पास मेडिकल सर्विसेज होती हैं यहाँ पर। जो हमारे हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो भी सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। तो वहाँ पर ये जितने भी हमारे पास चीज़ें होती हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर कोई लाइफ सपोर्ट है, कोई ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो भी सारी की सारी आज के मॉडर्न दौर में डिजिटलाइज है। तो इन सब में किसी भी तरह की कोई खराबी हमने ये देखनी है आज के दौर में कि इस इन सब चीज़ों को क्या थ्रेट्स हैं और यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अब ये बता दें कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है या इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं किसे हैं। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो या कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो या बेसिक डेफिनेशन ना समझ आई हो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कि ये टॉपिक है क्या। सर क्लियर है। चलिए ठीक हो गया। तो इसके बाद ना हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट ना हमारे पास अ, इसमें ना दो चीजें आती हैं, ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमारे पास एक आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एक हमारे पास कंसेप्ट इसमें आता है ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अ, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है वो अब हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो जो हमारे पास ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली आज की जदीद चीज़ें हैं। जैसा कि उसमें डेटाबेसेस आ जाती हैं, एंटरप्राइज सर्वर्स आ जाते हैं, ईमेलिंग आ जाती है, क्लाउड प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स आ जाते हैं। तो ये जितनी भी डिजिटल वर्ल्ड की चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती हैं। और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी में वो हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें आती हैं जो कि ऑपरेशंस का हिस्सा है इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। जैसा कि और ये जो चीजें हैं ये बेसिकली आउटडेटेड है। इसमें सेफ्टी और जो साइबर अटैक्स ना, जब ये चीजें बनी थी 90s में, तो इसमें इस चीज़ों का इतना ध्यान नहीं किया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वो आउटडेटेड चीज़ों में शुमार इनका किया जाता है और ये हार्डवेयर है बेसिकली। एग्जाम्पल के तौर में इसमें क्या चीजें आती हैं, इसमें स्काडा हमारे पास आता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ठीक है। फिर इसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएलसी कहते हैं। और इसमें इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स आते हैं। अगर आपने देखा हो, अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे मूवी देखी हो चेरनोबिल की, तो वहां पर जो अंदर लैब होती है जहाँ पर वो न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजों को बना रहे होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो वहां पर वो जो सिस्टम लगा होता है ना, ह्यूज एक कमरे के अंदर पूरे के पूरे वो सिस्टम लगा होता है। तो वो जो हार्डवेयर है ना, यहाँ पर हम ऑपरेशन टेक्नोलॉजी में उस हार्डवेयर की बेसिकली बात कर रहे हैं।
और ये जो चीजें हैं ये अर्ली 90s में बनी थी और ये आज भी इसी तरह से चल रही हैं। अब यहाँ पर ना ये जो चीजें थी इसमें अब वक्त के साथ साथ इंटरनेट का टच आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इस तरह से ये दोनों चीजें ना एट अ टाइम क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगी या एक दूसरे की मदद से ये चलने लगी। एग्जाम्पल के तौर पे अब जब इसमें हमारे पास बात आती है अपडेट करने की, ठीक है, तो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखें तो यहाँ पर जो अपडेट्स आती हैं वो रेगुलर आती रहती हैं, ठीक है। किसी भी टाइम कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा होता है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है, ठीक है, कोई पैच आ रहा होता है, जो भी सिक्योरिटी के हवाले से होता है, ठीक है। और इसी तरह से जब हम इन फील्ड दूसरे ऑपरेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक चीज़ों को देखें, स्काडा हो गया, तो इसमें जो अपडेट्स हैं वो उस तरह से नहीं होते, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उसे भी इंटरनेट के साथ बेसिकली जोड़ दिया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई किसी भी तरह का हमारे पास साइबर अटैक होता है, तो अगर वो होता है उस फील्ड के ऊपर जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसा कि वहाँ पर कोई हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम का कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई राउटर्स हो सकते हैं, कोई स्विचेस हो सकते हैं। फिर अगर इसके ऊपर वो कोई अटैक होता है तो ये कुछ ना कुछ हद तक टॉलरेबल है, ठीक है। हम इसे ठीक कर सकते हैं कुछ उस टाइम में जो भी हो। वो इससे वो उस तरह का कोई हमारे पास मेन तौर पे देखें ना, तो उस तरह का कोई डैमेज हमें नहीं हो सकता, होने की ना, हमें डैमेज तो डेफिनेटली होगा, लेकिन हमें उतनी फिक्र नहीं होगी अगर वो उसी के मुकाबले में वो अटैक अगर हमारे पास ऑपरेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ। तो यहाँ पर अगर सेकंड्स का भी जिसे कहते हैं ना डाउन टाइम आया या सेकंड्स में भी कोई खराबी आई तो वो एक डिजास्टर में लेकर चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि हम नेशनल ग्रिड है उसके ऊपर कोई हमने अपडेट देनी है, तो हम उस नेशनल ग्रिड को 1 मिनट के लिए भी हम उसे ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरे के पूरा सिटी जो है या पूरे का पूरा वो जो इलाका है जो कि उस पावर सप्लाई के साथ मुंसलिक है, उसमें क्या आ सकता है, फौरी के फौरी तौर पे अ, उसकी वजह से जो हमारी सिटीज हैं वो ब्लैकआउट हो जाएंगी, उसकी वजह से हमारे घरों में कुछ भी तरह का नहीं होगा। और सिमिलरली हॉस्पिटल्स को इससे अफेक्ट होते हैं। अगर वहाँ पर देखें तो हॉस्पिटल्स में हमारे पास ऑपरेशन हो रहे होते हैं, तो पेशेंट्स जो हैं उनकी जो लाइफ है तो उसमें उससे फौरी तौर पे देखें तो ये सारी की सारी मसले आते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर अगर किसी का क्वेश्चन हो, किसी को यहाँ पे कोई पॉइंट ना समझ आया हो। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक सब क्लियर है, राइट। ओके, तो हम आगे बात करते हैं जो हमारे पास साइबर थ्रेट्स हैं वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। चैट में क्वेश्चन है, दिस इज वन टाइम सेशन, यस। ये एक वर्कशॉप है। तो आज की हमारी वर्कशॉप का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एजेंटिक एआई और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आज हम इस इंटरसेक्शन को देखना है यहाँ पर। इसमें हम बेसिकली समझेंगे कि ये जो डोमेन है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एडवांसमेंट आ रही हैं, और ओल्ड टाइम में क्या था और अब क्या, वक्त के साथ साथ क्या क्या तब्दीली आ रही है। तो हमारे पास अब साइबर थ्रेट्स जो हैं जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसकी अब ना हम कुछ ना कुछ देखते हैं कि वक्त के साथ साथ क्या क्या इसमें चेंजेस आई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी आती है एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स, जिससे शॉर्ट फॉर्म में एपीडी भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक स्टेट स्पॉन्सर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अटैक होता है जो कि आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ टाइम पहले ईरान में उनके जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहाँ पर वो सेंट्रीफ्यूजिस, अगर हम सेंट्रीफ्यूजिस को देखें तो ये क्या है, ये वो बेसिकली एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसे यूरेनियम अफजोदगी के लिए ना ये इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ टाइम पहले इसके ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के अटैक जो हैं वो आज के मॉडर्न दौर में हो रहे हैं, ठीक है।
तो एक तो ये जो अटैक होते हैं, इस तरह के अटैक, ये बाज दफा स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, यानी कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, गवर्नमेंट की इसमें फंडिंग अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है इस तरह के डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, डिफरेंट उनके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसमें तो एक हमारे पास ये इसकी एग्जाम्पल आ गई। इसमें दूसरी एग्जाम्पल आती है रैंसमवेयर अटैक। ठीक है, आपके ऊपर कोई मालवेयर जो है आपके सिस्टम में आता है। ठीक है, और वो क्या करता है, आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी कि आपका रीडेबल डाटा एक अनरीडेबल फॉर्म में चेंज हो जाता है। और इसका मकसद क्या होता है कि जब आपका जो डाटा है वो आपके किसी काम का नहीं देता, यानी कि आप उसे पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते, तो जो अटैक करने वाला होता है वो इसके बदले में आपको उसके डिक्रिप्ट की देने के लिए आपसे क्या करता है, वो आपसे पैसे मांगता है, जिसे कहते हैं रैंसमवेयर। तो इस तरह के अटैक्स भी आज के मॉडर्न दौर में हो रहे हैं। ठीक है, और फिर इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है जिसे कहते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। अब कोई बताएगा कि जीरो डे एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं या जीरो डे अटैक्स क्या होते हैं? आपको यहाँ पर डेफिनेशन पढ़कर यहाँ ये वर्ड पढ़कर क्या समझ आ रही है, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? सर जो सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं या फिर अभी बनने के फेज में होते हैं, तो तब जो वल्नरेबिलिटीज पैदा हो रही होती हैं, तो वो जीरो डे अटैक होती हैं जो हमने चेक नहीं की होती है अभी, तो उन पर अटैक हो सकता है उसको जीरो डे। जी बिल्कुल, ये कुछ हद तक ठीक है। जी सर, सुमामा, आई थिंक यही हाँ अपन सर, है। इस तरह होता है कि जब कोई सिस्टम, अगर हमने कोई सिस्टम डेवलप किया और इसके बाद हमने उसको रन भी किया, ठीक, और कुछ अरसे के बाद उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटी। जी बिल्कुल। तो इसे मजीद कंसाइज वे में देखें तो क्या हुआ, हमने एक न्यू सिस्टम बनाया, जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया, हमने एक न्यूज अपडेट न्यू सॉफ्टवेयर बनाया, और उस सॉफ्टवेयर को हमने डिप्लॉय कर दिया हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमने डिप्लॉय कर दिया। अब उसमें कुछ हमने उसे डिप्लॉय करने से पहले हर तरह की उसमें जो भी चीज़ें थी हमने वो सारी चेक की, जो भी सिक्योरिटी के पैचेस थे या जो भी इस तरह की चीज़ें थी। ठीक है, तो अब हमने उसे जब डिप्लॉय कर दिया तब हमें अभी नहीं पता कि उसमें बैकडोर कोई वे है। अब अटैक जो है हमारे पास, अटैकर एक साइबर थ्रेट को इनिशियलाइज करता है और वो अटैक करता है किसी वल्नरेबिलिटी पर जो कि हमें नहीं पता, लेकिन वो बैकडोर एग्जिस्ट करता है हमारे सॉफ्टवेयर में। अब उसके ऊपर वो जो अटैक हुआ है, उस अटैक को काउंटर करने के लिए जो साइबर टीम है या जो हमारा सिक्योरिटी का जो भी सिनेरियो उस पार्टिकुलर चीज में डिप्लॉय है, उसे कभी भी नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता था कि इस तरह का अटैक आएगा तो इसका क्या रिस्पॉन्स लेना है। यानी कि वो एक ऐसा अटैक है जो पहली दफा हुआ है, उसका कोई सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर से क्या मदद है, उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है कि अगर इस तरह का अटैक आएगा तो हम इस तरह की उसे ना काउंटर इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये जो टैग होते हैं ये डिटेक्ट करना ट्रेडिशनल मेथड के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस जिसे कहते हैं उस हमारी फाइल वाले ने कभी वो टैग देखा ही नहीं, वो फर्स्ट टाइम अटैक है, तो इस तरह के टैग को जीरो डे अटैक कहते हैं बेसिकली। अब इसके बाद ना आगे आती है सप्लाई चेन अटैक। तो सप्लाई चेन अटैक क्या होता है? ये होता है कि अटैकर ना डायरेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं करता, बल्कि वो इनडायरेक्ट वे में हमारी सप्लाई चेन के थ्रू हमारे सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बैंक है, ठीक है, बैंक में डेली की लाखों डॉलर्स के ट्रांजैक्शन जो हैं वो हो रही होती हैं। अब क्या हुआ, बैंक अपना जो सिक्योरिटी का सिनेरियो है वो किसी कंपनी से लेता है। अब इस केस में एग्जांपल के तौर पर अगर हम उस कंपनी को नाम दें सोलर मिंट्स। अब सोलर मिंट्स कंपनी है वो रेगुलरली बैंक के सिस्टम को सिक्योर करने पर लगी होती है। तो बैंक का जो सिस्टम है वो इस चीज के हवाले से इस चीज के बारे में वो कनेक्ट है कि सोलर विंड की तरफ से रेगुलर अपडेट्स आ रही हैं। ठीक है, यानी कि सोलर विंड ने हफ्ते में एक दफा कोई सिक्योरिटी अपडेट दी सिस्टम में, वो सारी की सारी जो सिक्योरिटी की जो भी अपडेट थी या जो भी वो पैच था वो सारे के सारे कंप्यूटर्स पर, सारे के सारे सर्वर्स पर इनिशियलाइज करवा दिया। अब हैकर ने क्या किया, हैकर ने या वो जो साइबर थ्रेट करने वाला है उसने डायरेक्ट बैंक के सिस्टम पे अटैक नहीं किया,
उसने सोलर विंड के उस सिक्योरिटी पैच में, उस सिक्योरिटी अपडेट में एक मालवेयर को एंटर कर दिया। अब क्या हुआ, वो इनडायरेक्ट तौर पे सोलर विंड्स के सिस्टम से होता हुआ बैंक के सिस्टम में जा रहा है। तो इस तरह के अटैक को हम सप्लाई चेन अटैक कहते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है। तो अब हम ना इसके बाद अब चलते हैं एआई पावर्ड अटैक्स के ऊपर, जो कि आज के डिजिटल दौर में हो रहे हैं। तो इसमें हम जो अटैकर्स हैं वो बेसिकली रियल टाइम में एआई या एमएल के एल्गोरिथम्स को यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो मैलवेयर है वो भी रियल टाइम में चेंज हो रहा होता है। ठीक है। तो ये जो टैग्स हैं ये आज के मॉडर्न दौर में, ये आज के दौर में इंश्योरेंस हो रहे हैं, तो हमने इनके बारे में आगे जाकर मजीद स्टडी करेंगे। अब जो हमारे पास ना ओल्ड टेक्नोलॉजीज है ना बेसिकली, वो जब बनी थी 90s में, 1980s की बात करें या 70s की बात करें या 50s की बात करें, तो जब वो चीज़ें बनी थी ना उसमें उस टाइम के अकॉर्डिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी का उस तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं था। उसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं थी उस टाइम। उनमें कोई सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स नहीं थे कि हम उसमें प्रॉपर लॉगिन करेंगे और उसके बाद कोई उसका पासवर्ड होगा, और इस तरह की चीज़ें अर्ली स्टेज पे उन चीज़ों में नहीं थी। ठीक है। तो इस तरह के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये आज भी वैसे का वैसा ही है। आज भी ये पुरानी टेक्नोलॉजीज के ऊपर बिल्ड है, पुराने के पुराने कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। और इन्हें ऑपरेट भी पुराने तरीके से ही किया जाता है आज के दौर में भी। लेकिन आज क्या हुआ, इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो डिजिटल चीज़ें उससे इसके साथ हम मुंसलिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम आती है हमारे पास साइबर अटैक्स की। तो अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है व्हाई ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी फेल्स हियर। अब जो ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी थी, जो कि रियल टाइम में कोई एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो सिस्टम में कोई हमने एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। तो वो एक ट्रेडिशनल वे है। अब उसने जो ओल्ड डाटा उसके पास ऑलरेडी था वो उसके मुताबिक चल रहा है, और उसमें कोई किसी तरह की कोई रेगुलर अपडेट नहीं होती। अब ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, इसमें जो सिग्नेचर बेस्ड अटैक्शन डिटेक्शन है बेसिकली वो नहीं है। ठीक है। ये जीरो डे के चीज़ों को नहीं देख सकता, यानी कि बिल्कुल कोई न्यू वायरस आया जो कि एंटीवायरस को पहले से ही पता ना हो तो वो उससे काउंटर नहीं कर सकता, वो सिस्टम में घुस जाएगा। ठीक है। तो वो इस तरह के अटैक्स को नहीं देख सकता। फिर इसमें हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है कि ये रियल टाइम में अपडेट नहीं होता, यानी कि रियल टाइम में इसमें अडाप्टेशन नहीं है। ये स्टैटिक मॉडल है, यानी कि ठहरे हुए मॉडल्स हैं। ठीक है। ये ऑन गोइंग अटैक्स को लर्न कर रहे होते हैं रियल टाइम में, और ये ज्यादातर टाइम में ऑफलाइन अपडेट हो रहे होते हैं। सिमिलरली इनका जो स्टाइल है प्रोटेक्ट करने का वो भी रिएक्टिव होता है, वो प्रोएक्टिव नहीं होता। ठीक है। यानी कि ये देखते हैं कि पहले कोई चीज आएगी, आने के बाद वो सिस्टम में जाएगी, जाने के बाद फिर टीम उसे देखेगी, फिर ह्यूमन देखा गया, फिर देखेगा कि ये इसमें मसला है, फिर वो उसे फिक्स करेगा। तो तब तक बहुत ज्यादा लॉस हो चुका होता है। ठीक है। सिमिलरली इसमें जो इंसिडेंट की रिपोर्ट है, कि अगर हम टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो एक अटैक है वो आपके सिस्टम पर होता है 1:10 पर। ठीक है। अब वो 1:10 के ऊपर आपके सिस्टम में अटैक हुआ है। ठीक है। आपको पहले तो जो लेगेसी हार्डवेयर है उससे तो पहले पता ही नहीं चला कि एक तो उसके ऊपर अटैक हो चुका है, दूसरा जो उसका हमारे पास एंटीवायरस था उसे भी पता नहीं चला। ठीक है। तो जब तक कोई वो देखेंगे, पता चलेगा कि ये अटैक हो रहा है, तो तब तक हमारे पास आवर्स बीत चुके होंगे। ठीक है। हमें 2 दिन बाद या एग्जाम्पल के तौर पर बेस्ट केस में देखें तो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद हमें पता चल होगा कि कोई फलां टाइम पे कोई अटैक हुआ था, फलां सिस्टम के थ्रू वो हमारे ओवरऑल जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है उसके अंदर वो घुस चुका है। तो ये ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी थी जो कि फेल हो गई आज के मॉडर्न दौर में, जब अटैक्स ही एआई को यूज करके होते हैं। तो यहाँ पर जो मेन बात थी ना वो ये थी कि यहाँ पर इंसान की, ह्यूमन की आउटपुट चाहिए थी, उसकी इनपुट चाहिए थी ताकि एक आउटपुट जनरेट हो सके।
सिस्टम बताएगा जो उसके ऊपर बैठा हुआ पर्सन है कि ये अटैक हुआ है, अब इस अटैक का हमने क्या करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उसका सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग वो लेकर चलेगा, और फिर जाकर हम उस अटैक को काउंटर कर रहे होंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी है, या किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो? किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पर ना मेरा क्वेश्चन है आपसे। आपको ये जो ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये कोई आप में से एक्सप्लेन कर सकता है बिल्कुल एक सिंपल वे में, इन इजी लाइंस, एक दो लाइनों में बता दें कि ये होता क्या है? ये ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी जी। ये ऊपर करेंगे आप? अ, ये वाला पेज सर। जी सर, ये बोला। सर इसमें ये है कि जैसे पहले उन्होंने लिखा है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन होती है, तो उसके अंदर वो जो भी पुराने उनके पैटर्न्स होते हैं, जो भी क्रिमिनल्स पहले यूज कर चुके होते हैं, उसको वो देखते हैं, उसके थ्रू उसको जो है ना वो ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। फिर जो है वो मैनुअल इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, उसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो कुछ मिनट से कुछ घंटे लगते हैं उन्हें रिस्पॉन्ड करने में, तब तक जो है वो काफ़ी सारा लॉस हो चुका होता है। दूसरा ये है कि फिर उनके पास जो स्टेलॉइड अलर्ट एंड अलर्ट फटीग, तो उन्हें काफ़ी सारे जो है सिस्टम जनरेट अलर्ट करके दे रहा होता है, जिस और उनमें से 80% जो अलर्ट्स होते हैं वो इग्नोर करते हैं, और क्योंकि वो अलर्ट होते इतने सारे हैं, तो इस वजह से फिर उसके बाद सर वो है कि रिएक्टिव पोस्चर। तो वो रिएक्टिव पोस्चर होता है उनका, वो अटैकर्स जो है वो पहले ही जब तक वो रिप्लाई करते हैं तब तक वो कामयाब हो चुके होते हैं। फिर लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट है, उनको चीज़ों का इतना जो है वो आइडिया नहीं होता, ठीक है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और रियल टाइम अडाप्शन मतलब के साथ साथ वो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर सकते, वो पिछले पैटर्न पे ही चलते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें ना हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं यहाँ पर, जो सॉइल अलर्ट एंड अलर्ट फटीग है, ये कुछ क्या है बेसिकली? ये है कि हमारे पास, मैंने आपको जब पहले बताया कि हमारे पास आईटी और ओटी एनवायरनमेंट है, यानी कि एक लेगेसी हार्डवेयर है जो कि पुराना कॉन्सेप्ट था, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी जो कि हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट में है, जो मेन चीज है, ठीक है। और दूसरा है आईटी, आज हमने उसके साथ इंटरनेट को कनेक्ट किया है। तो इनके इस कनेक्शन में ना हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम पे ना फाल्स फास्ट पॉजिटिव जो है ना वो आ रहा होता है कि कोई रीडिंग है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर नेशनल एनर्जी की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहां पर हमारे पास एक लगी हुई है, थर्मोमीटर लगा हुआ है, उसकी एक रीडिंग है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 200 होता है, ठीक है। तो अब वो रेगुलरली तौर पर देखें ना, तो वहां पर कुछ ना कुछ खराबी होती है कि टेम्परेचर कभी ड्रॉप हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो एक रेगुलर पैटर्न है जिसे हम फास्ट पॉजिटिव कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर अटैक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो अचानक से जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है, कुछ 400 500 की रीडिंग पे वो फ़ारेनहाइट या सेल्सियस की रीडिंग पे वो जा रहा है। तो ये एक जो ये रीडिंग अचानक से बढ़ी है, ये कोई अटैक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी को ये अटैक समझ में ही नहीं आएगा जब तक कि कोई इंसान वहां पर उस देख ना रहा हो कि ये जो थर्मोमीटर की गेज है, ये इसमें खराबी आई है, देखें कि ये खराबी आई कहाँ पे है। तो फिर वो जो सिक्योरिटी की टीम है वो देखना स्टार्ट करेगी कि किस सिस्टम में खराबी है, किस पार्टिकुलर कंप्यूटर में खराबी है, किस पार्टिकुलर जो हार्डवेयर है वहां पे खराबी है। तो वो चीजें देख रहे होंगे, वो मे भी अटैक हो, वो मे भी फॉल्स पॉजिटिव हो, यानी कि वो जस्ट रीडिंग की मिस्टेक है कोई। तो इस तरह से ये सब ट्रेडिशनल वे में ये चीज़ होती है कि ह्यूमन असल टाइम में जो इंसान है उसी ने अपनी इनपुट देनी है, या उसी ने कोई काउंटर मीजर करनी है। और जब आपको पता है कि जब इंसान चीज़ देख रहा होता है तो वो टाइम टू टाइम उसमें यानी कि वो टाइम टेकन होती है, उसमें मिनट से घंटे लग जाते हैं, ठीक है, रिएक्ट करने में। अब अब अगर हम आगे नेक्स्ट चले ना, तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एजेंटिक एआई का। हमने पहले तो ये देख लिया कि ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी में ना ये मसले हैं। अब एजेंटिक एआई ने वहां पर क्या सोल्यूशन दिया, अब हम उसे आगे देखेंगे। अच्छा,
आप लोग आप में से ज्यादातर लोग तो यहाँ पर टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, तो कोई एजेंटिक एआई की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना चाहेगा यहाँ पे? एनीबडी? सर, ऐसी एआई जिसके अंदर जो हम ऑटोनोमस एजेंट्स का यूज़ करते हैं, कि ऐसे एजेंट्स जो कि खुद जो को काम करने की सलाहियत रखते हैं, खुद जो है वो एक तो सर जैसे हमारे पास चैट बोट्स होते हैं, एलएलएम्स होती हैं, जैसे चैट जीपीटी है, ये हमारे पास डीप सीक है। इनसे हम सिर्फ बातचीत कर सकते हैं, ये हमें बता सकते हैं आप ऐसे काम करें, हेल्प करते हैं, लेकिन ये खुद काम नहीं करके दे सकते। जब एजेंटिक एजेंट्स हैं, उन्हें अगर हम कहते हैं कि हमने मुल्तान से न्यूयॉर्क जाना है, तो हमें सबसे सस्ती जो फ्लाइट है बुक करके दो, तो बुक भी करके दे देंगे। तो वो काम कर सकते हैं एजेंटिक एआई जो होती है। बिल्कुल, यानी कि वो ह्यूमन की इंटरफेरेंस के बगैर या उसके डिसीजन के बगैर जो जो भी काम है उसे वो कंप्लीट कर देते हैं, राइट? यस। जी सर, हादिस साहब का हैंड रेज है। सर मैं ये करना चाहूंगा कि एजेंटिक एआई हमारे पास ये होता है कि हम जब एआई जो एलएलएम्स हमारे पास होते हैं, इसको हम अगर मेमोरी का एक्सेस और टूल्स का एक्सेस दे दे, तो ये हमारे पास एजेंटिक एआई बन जाता है भाई। तो वो हमारे फिर जो टूल्स है उसके मुताबिक वो काम करते हैं, उसके अंदर या उस चीज को यूज करके और मेमोरीज को। तो ये बिल्कुल। अब जो ट्रेडिशनल एआई थी, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एक सिक्योरिटी कैमरा है, ठीक है, जिसका काम है कि स्मोक को देखना। अब वो क्या करेगा, वो सिंपली तौर पे देख रहा होगा, ठीक है, कि वहां से जो धुआं है वो निकल रहा है किसी चीज से, ठीक है, और वो फिर उसे देख रहा है और उसकी वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, अनलेस के कोई कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठा रियल टाइम में कोई इंसान देख रहा हो कि किसी जगह पे धुआं निकल रहा है, किसी जगह पे कोई आग लगी है, या कोई फाल्टी रीडिंग है। अगर हम सिस्टम की बात करें, क्योंकि दोनों की मसला है, तो ट्रेडिशनल ये बेसिकली कुछ भी नहीं करती, वो बस देख रही है। लेकिन यहाँ पर एजेंटिक एआई जब सिस्टम में इंटीग्रेट होती है, तो वो फौरन के तौर पर अगर वो देखेगी कोई एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ है, अगर उसने देखा कि वो हमारे पास फलां जगह पर आग लगी है या धुआं निकल रहा है, तो वो फौरी तौर पे उसे डिटेक्ट करेगी, उसे प्रोसेस करेगी, फायर डिपार्टमेंट को वो कॉल कर देगी, वो फौरी तौर पे साइलेंस बजा देगी, ठीक है। वो जो भी उससे जिस तरह से भी हमने ट्रेन किया है कि उसने जैसे कि उसने पहले तो कॉल कर दी ना फायर डिपार्टमेंट को, ऑटोमेटिकली तौर पे उसने कॉल की, उसने उससे बात की कि ये जगह है, ये एड्रेस है, और ये आग लगी है फलां जगह पे, ठीक है। तो ये सारा काम बगैर ह्यूमन की इंटरवेंशन के ऊपर। तो ये एजेंडे की एआई का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अब यहाँ पे मजीद कुछ फंक्शंस में वो बताया गया है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल एआई है वो एनालाइज करती है, और एनालाइज करने के बाद ह्यूमन को रिकमेंड कर देती है कि ये काम हुआ है, और आप इसका जो भी सोल्यूशन है आप खुद कर दें। लेकिन एजेंटिक एआई क्या करती है, जब वो देखती है कि ये कुछ मिस्टेक हुई है या कुछ साइबर थ्रेट आया है, वो फौरन से उसे देखेगी और उसे उसका जो काउंटर है वो एग्जीक्यूट कर देगी। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की इंसान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब अगर ऑटोनॉमी को देखें, तो जो ट्रेडिशनल एआई है उसे हर डिसीजन के लिए इंसान से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जो एजेंटिक एआई है उसे हम बहुत ज्यादा तौर पर परमिशन हम दे देते हैं, हम उसे बहुत ज्यादा फ्री हैंड कर देते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिशनल एआई है उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो मिनट्स से घंटों में जा सकता है, ठीक है, जब तक कि कोई इंसान प्रैक्टिकल वे में कोई चीज़ अलाउ ना कर रहा होगा, ठीक है, ये काम ये अटैक हुआ है, हम इसका ये काउंटर मेजर इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये परमिशन दी है, तो फिर जाकर वो ट्रेडिशनल एआई उसका जो भी काउंटर है वो इनिशियलाइज करेगी, ठीक है। लेकिन जो एजेंटिक एआई है उसने देखा कि के हमारे सिस्टम में कोई फॉल्टी रीडिंग आई है, टेम्परेचर अचानक से बूस्ट कर गया है, वो फौरी तौर पे सिस्टम में देखेगी कि कोई हमारे पास अटैक तो नहीं हुआ। तो रिस्पॉन्स टाइम ये सेकंड्स में है, बल्कि मिली सेकंड्स में है। अब लर्निंग की बात करें, तो जो हम ऑलरेडी डिप्लॉयड ट्रेडिशनल एआई ओटी इन्वायरमेंट्स में हैं, वो ऑफलाइन है। उन्हें हमने ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद हमने उसे डिप्लॉय कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। और उसकी कोई रियल टाइम में कॉन्टिन्यूस लर्निंग नहीं है। लेकिन एजेंटिक एआई जो है वो हर टाइम इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, वो हर टाइम चीज़ों को देख रही है, वो हर टाइम चीज़ों से लर्न कर रही है, और लर्न करने के बाद वो
हर उस चीज का पैटर्न है वो देख रही है कि ये काम होगा तो मैंने इस तरह से बिहेव करना है, ये काम होगा तो मैंने इस तरह से बिहेव करना है। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल एआई में और एजेंटिक एआई। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? किसी को कोई बात समझ ना आई हो अब तक? हाँ, ये ना समझ आई हो कि हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, किसी ने लेट ज्वाइन किया तो आप बता सकते हैं। सर ये एजेंटिक कंटिन्यूअस ऑनलाइन लर्निंग कैसे हो सकती है? मतलब जैसे आपने ऊपर एग्जांपल दिया ऑटोनोमस फायर सप्रेशन सिस्टम की, तो ये तो बड़ा एक मिनिमल सिस्टम होगा इसमें, मतलब कोई हमारे पास बहुत हैवी जीपीयूज तो नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो इसमें वो कंटिन्यूअस लर्निंग कैसे होगी? सर इसमें कंटिन्यूस लर्निंग ऐसे है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास अगर आप देखें, हम एविएशन की एग्जांपल देते हैं। हमारे पास एयरपोर्ट का सिस्टम है जहाँ पर कंट्रोल टावर है, और उस कंट्रोल टावर के सिस्टम के अंदर हमने एजेंटिक एआई को, पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल एआई को, उस कंट्रोल टावर के सिस्टम के अंदर हमने ट्रेडिशनल एआई को इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है। अब वो जो है वो सिस्टम में मौजूद है। ठीक है। और अब सिस्टम में कोई रीडिंग ऐसी आती है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो वो ये बताती है कि हमारे पास जो प्लेन है वो क्या है, कोई रनवे के ऊपर, साइड के ऊपर प्लेन खड़ा है। ठीक है। और वो प्लेन जो है वो ये सिस्टम ये देखता है कि बगैर कंट्रोल टावर के अलाउ करने के वो प्लेन ने मूवमेंट स्टार्ट की है। ठीक है, क्योंकि वहां पे रडार्स लगे होते हैं तो रियल टाइम में किसी भी तरह की जो मूवमेंट है वो सिस्टम के ऊपर शो हो रही होती है। तो ट्रेडिशनल ये नहीं देखा कि कोई किसी तरह की कमांड नहीं गई, लेकिन ये प्लेन जो है वो मूवमेंट इस प्लेन ने स्टार्ट कर दी। अब उसने क्या किया, उसने जो कंट्रोल टावर के ऊपर ऑपरेटर बैठा हुआ है, कोई इंसान बैठा हुआ है, उसने उसे कहा कि ये मूवमेंट हुई है। अब इंसान देखेगा, वो मैनुअली भी देखेगा टावर की जो स्क्रीन है वहां से कि जो जहाज जो है वो मूव करना स्टार्ट हुआ है। उसका जो प्लेन है उसने उसे जो पायलट है उसने उसे स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं वो उसे मूव कर रहा है। अब ये जो काम था ये अलर्ट हुआ बेसिकली। ठीक है। यहाँ पर उसने इंसान ने इन्वॉल्वमेंट की। वो इन्वॉल्वमेंट उसकी मिनट्स में भी हो सकती है, वो घंटों में भी हो सकती है। यानी कि जो कंट्रोल टावर का ऑपरेटर उसे पता ही ना चला, उसने वो नोटिफिकेशन देखा ही नहीं और कि वो प्लेन मूव कर रहा है या प्लेन क्या कर रहा है। लेकिन अब एजेंटिक एआई का सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो कि खुद फैसला करने की सही रखती है। अब वो क्या करेगी, उसने जब देखा कि प्लेन ने मूवमेंट स्टार्ट की है और ये मूवमेंट क्या है, बगैर ऑर्डर के है, तो वो फौरी तौर पे उस प्लेन के अंदर जो हमारे पास पायलट है वो उससे कांटेक्ट करेगी और उससे पूछेगी कि ये मूवमेंट क्यों हो रही है, या उसे, यानी कि वो उसके बारे में पता करेगी। अगर वो मूवमेंट हो रही हो या होनी हो, या पायलट उसे कहे कि ठीक है हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, और वो एजेंडे के दूसरी तरफ ये भी देख रही है कि बाकी एयरपोर्ट पर जहाज इस टाइम क्या कोई लैंड कर रहा है, कोई टेक ऑफ करने लगा, कोई क्या कर रहा है, वो हर चीज को एक रियल टाइम में देख रही है सिस्टम के थ्रू। क्योंकि सिस्टम में सारी की सारी रीडिंग आ रही होती है कि फलां टाइम पर फलां जहाज आ रहा है या फलां जहाज जा रहा है, फलां जहाज वहां पर खड़ा है, प्लेन भी रनवे के ऊपर आ रहा है या रनवे से उतर रहा है, तो ये सारी चीजें वो देख रही है। तो वो खुद यहाँ पे डिसीजन लेती है। और ये जो एआई है ना, ये अपने पैटर्न से ना कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं ये उससे मुसलसल लर्न कर रही है। ये देखती है कि ये एक यूजुअल बिहेवियर है, यानी कि वो देखती है कि 6 बजे फलां एयरलाइन का जहाज जो है वो लैंड करेगा, 6:30 बजे जो तुर्किश एयरलाइंस का जहाज है वो टेक ऑफ करेगा। ठीक है, ये रेगुलर तौर पे वो देख रहा है। ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल है यही ना, वो इसे सिंपल देख रहा है और उसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन एजेंटिक ये देखेगा कि अचानक से इस टाइम नहीं, कि ये एक अनयूजुअल टाइम है, यहाँ पर एक जहाज आ रहा है या जा रहा है। वो अपने उस पैटर्न से जिससे वो कंटिन्यूसली लर्न कर रहा है, वो उसकी मदद से फौरी तौर पे कोई ना कोई जिसे कहते हैं एग्जीक्यूट करेगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, अगर उससे जहाज को रोकना है या नहीं करना। और डेफिनेटली जब ये हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि एविएशन है, यहाँ पर देखें कोई कोई माइनर सी मिस्टेक भी
जो है ह्यूमन लाइफ का डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर ऑटोनॉमी दी जाती है एजेंडे के को, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दी जाती। कोई ऐसा डिसीजन हो जिससे इंसानों की जिंदगी का हो ना, कि यहाँ पर वो भी इन्वॉल्व है, तो वहां पर वो बाज दफा एजेंटे की भी परमिशन लेती है कि मैं ये डिसीजन करने लगी हूँ, करूँ या ना करूँ। तो इस तरह से ये दोनों में फर्क है। अब हम जी आगे थैंक चलते हैं। थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं। ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक एजेंडे की एआई में मौजूद होती हैं। द फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी को कोई बताना चाहेगा? अभी हम उसी की बात कर गए हैं पीछे। सर इसमें वो वे उसमें किसी ह्यूमन की इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वो खुद ही डिसीजन ले लेती है। कोई भी एजेंट होगा, कोई भी उसमें यही यूज हो रही होगी। बिल्कुल। उसे मिनिमम ह्यूमन अप्रूवल की बेसिकली जरूरत होती है, जहां तक हमने खुद उसे अलाउ किया है। तो इसका सिंपल वर्ड में यही मतलब है। अब नेक्स्ट आता है इसमें परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? कि वो जो एजेंडे की है वो कॉन्टिन्यूसली आपकी डाटा स्ट्रीम्स है उसे मॉनिटर कर रही है। ट्रैफिक का क्या सिनेरियो है, उसकी रीडिंग्स क्या है, सिस्टम में कौन किस टाइम पे लोग आ रहा है, को लोग आउट कर रहा है, क्या नई चीज़ आ रही है, क्या नई चीज़ जा रही है। और इंटेलिजेंस की जो फीड है, जो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, कि एक रेगुलर चीज़ आ रही है या रेगुलर चीज़ जा रही है, या हमारी जो इन्वेंट्री है वो क्या है, ये सारी चीज़ें की सारी वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है बेसिकली। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? कि वो पैटर्न्स के थ्रू, जो कि रूल बेस्ड लॉजिक हैं या हमारे पास मॉडल्स हैं, वो मुसलसल क्या कर रही है, रीजन कर रही है, ठीक है। और इसी तरह से वो प्लानिंग भी उसकी साथ साथ हो रही है, कि इस तरह से कुछ होगा तो मैं उसका इस तरह से रिस्पॉन्स करूंगी, या ये रेगुलर चीज़ें ये डेली हो रही हैं हमारे सिस्टम के अंदर, या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो हर चीज़ को ना बेसिकली, यानी कि ये वो 6 करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि जो एजेंडे की है ये वो अपने डिसीजन में खुद, कि उसके पास सलाहियत होगी वो कुछ भी करना चाहे। वो हर टाइम आपके सिस्टम को देख रहा है, वो हर टाइम अपनी रीजन कर रहा है, ठीक है। वो हर टाइम प्लान कर रहा है किसी भी तरह की जो भी एक्टिविटी सिस्टम में रेगुलरली तौर पे हो रही है वो उसे वो देख रहा है, ठीक है। और वो कुछ भी तरह का कोई एक्शन है या कोई एग्जीक्यूशन उसने करनी है, कोई एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कोई पॉइंट ए की कोई इनपुट आई है, तो उसे पता है कि मैंने इसका जो काउंटर है वो इस तरह से करना है, ठीक है। कोई ट्रैफिक आई है, मलिशियस आई है, कोई आपके पास कोई अकाउंट है उसमें कोई मसला है, तो वो हर चीज़ को वो देख रही है। और सिमिलरली वो रियल टाइम में लर्न भी कर रही है, ठीक है, कि ये काम हुआ था, मैंने उसका ये अपना सोल्यूशन दिया तो वो काम इस तरह से काउंटर हो गया। तो वो रियल टाइम में ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरह से देख भी रही है चीज़ों को। अब हमारे पास ये जो लूप है ये कैसे वर्क करता है, इसके बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास परसेप्शन। द एजेंट्स ingest करंट स्टेट फ्रॉम नेटवर्क सेंसर्स, एंड पॉइंट्स, लॉग, थ्रेट इंटेलिजेंस फीड्स। यानी कि जो हमारे पास लेगेसी हार्डवेयर सिस्टम है उसमें रेगुलर जो रीडिंग्स आ रही हैं, सेंसर रीडिंग्स हैं। टेम्परेचर सेंसर ये रीडिंग दे रहा है, उसके बाद उसमें एग्जाम्पल तो प्रेशर सेंसर है वो ये रीडिंग दे रहा है, उसके बाद वहां पर कोई और सेंसर लगा हुआ है, वो जो भी रीडिंग्स है वो उन सब को देख रहा है, ठीक है। फिर वो उसे एनालाइज कर रहा है, ठीक है, कि इसमें कोई फाल्स पॉजिटिव अटैक तो नहीं है, कोई ट्रू पॉजिटिव अटैक तो नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ों को देख रहा है। फिर वो खुद से डिसीजन कर रहा है कि ये काम हुआ है, इसका ये सोल्यूशन है या ये रेगुलर है, ठीक है। तो वो देखता है कि क्या मुझे कुछ यहाँ पे एक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उसके पास खुद के पास पावर है, एजेंट के पास, ठीक है। अगर उसने एक्शन करने का सोचा है कि मैं ये एक्शन करूंगा, तो वो उस एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। एग्जीक्यूट द रिस्पॉन्स ऑन टारगेट सिस्टम, ठीक है। फायरवॉल हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, यानी कि उसके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी है। और फिर वो उसे ऑब्जर्व भी करता है कि मैंने ये काम किया था, इसका क्या सोल्यूशन आया। प्रेशर की जो रीडिंग है वो अचानक से ड्रॉप होना स्टार्ट हुई है, तो मैंने ये काम किया, क्या अब वो प्रेशर सेंसर की रीडिंग दोबारा से नॉर्मल हुई है
उसे टू, अगर प्रेशर सेंसर की नॉर्मल रीडिंग थी 250 psi, ठीक है, क्या वो अगर वो अचानक से 100 पे गई चली, तो मैंने ये सिस्टम को ऑर्डर दिया कि इस तरह से वर्क करो, तो क्या वो रीडिंग दोबारा से बैक होना स्टार्ट हुई है, वो अपने नॉर्मल लिमिट के अंदर आई है जो कि 250 psi है, या नहीं आई। अगर वो नहीं आई तो इसका क्या मतलब है कि जो अटैक अगर हुआ था हमारे सिस्टम के ऊपर, वो अभी भी, वो मैलवेयर जो है, या वो जो भी वल्नरेबिलिटी है वो अभी भी सिस्टम में मौजूद है, तो ये मेरा काम नहीं बना। ठीक है, और इसी तरह से वो मुसलसल रन कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक लूप है बेसिकली, कि एजेंट ये इस तरह से वो सिस्टम में चलती रहती है। यहाँ पर एक सर मेरा यहाँ पे एक सवाल है। जी सर बाज़ औक़ात हमारे एजेंट्स में भी, एआई में भी एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम हालुसिनेशन कहते हैं। अगर बिल्कुल। हालुसिनेशन की वजह से वो हमारी किसी गलत रीडिंग को वो कर रहे हैं और वो एक्चुअल में नहीं हो रहा, वो मालवेयर नहीं होता, वो कोई भी थ्रेट नहीं होता, उसको वो डिटेक्ट कर रहे हो, तो उसका फिर नुकसान नहीं होगा हमें? तो ये जो हेलुसिनेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये आज भी एआई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अभी तक हम जी। सॉल्व नहीं कर पा रहे बेसिकली। ठीक है, जी। तो अब हेलुसिनेशन में एजेंडे की किस तरह से काम कर सकती है, अब हम इसे देखते हैं। अब देखें, ओके। एक तो एक तो वो डाटा से मुसलसल ट्रेन हो रही है, ठीक है, यानी कि उसके पास रियल टाइम में चीजें हैं। अब वो देख रही है कि टेम्परेचर या प्रेशर सेंसर है, ये इस टाइम पे आगे पीछे मुसलसल होता रहता है। ठीक है, ये कभी गिर रहा है, कभी नहीं गिर रहा है, ये एक रेगुलर काम है, यानी कि उसने इस बिहेवियर को एक रेगुलर बिहेवियर के तौर पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब उसमें अचानक से कोई चेंज आया जो कि अटैक का नहीं है। ठीक है, यानी कि वो साइबर थ्रेट नहीं है, वो वाकई में कोई सिस्टम में कोई खराबी आई है जो कि हार्डवेयर में आ सकती है, कोई भी आ सकती है, लेकिन उसकी तरफ से, उसकी वजह से जो रीडिंग्स है उसमें डिस्क्रिप्शन आई है, और वो डिस्क्रिप्शन अगेन अटैक की नहीं है, वो सिस्टम में वाकई में खराबी आ चुकी है। तो एजेंटिक यही यहाँ पर डिसीजन लेगा उस चीज को शट डाउन करने का, या वहां पर वो कोई वो अ, भेजेगा अपना, जो भी उसने करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसने इसे हेलुसिनेट किया है, तो वो, इसका नुकसान हमें क्या हो सकता है कि वो मे भी उस सिस्टम को बंद कर दे। ठीक है, या हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने उसे कितनी खुद मुख्तारी दी है कि वो वाकई में सिस्टम को उसको बंद कर सकती है, या वो जो पार्टिकुलर कंप्यूटर है, या वो उसे आइसोलेट कर दे, यानी कि सिर्फ वो जो कंप्यूटर सी है वो उसे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दे। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये अगेन एजेंटिक एआई को हमने देखना है कि एक तो उसने हेलुसिनेट किया है या नहीं किया, या उसने अपनी बाउंड्री में रहते हुए उसके ऊपर वर्क किया है, या वो उसकी बाउंड्री से बाहर है, तो डेफिनेटली वो ह्यूमन से अप्रूवल है कि अगर उसने कोई ऐसा काम करना है जिससे फौरी तौर पे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रुकावट आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, हम एजेंटिक एआई को कभी भी ये काम नहीं दे सकते कि वो अपनी मर्जी से पावर प्लांट को शट डाउन कर दे। ठीक है, हम कोई भी हम उसे नहीं दे सकते कि वो सिटीज को ब्लैकआउट कर दे खुद ब खुद, तो यहाँ पर ह्यूमन अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो हमने इसके ऑटोमेट किया है, हमने इसे ऑटोनोमस दी है, लेकिन एक खास हद तक, जहाँ तक इंसानों को खुद समझ आती है कि यहाँ तक ये जो भी करेगा ये ठीक करेगा। जी सर, क्लियर हो गया। मतलब इसीलिए इसकी डेफिनेशन में लिखा था कि इसमें मिनिमल जो है वो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जी, लेकिन मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अगेन होनी चाहिए लेकिन। ठीक ओके। है, और लेकिन हेलुसिनेशन का हल इससे भी तो निकल सकता है कि वो, क्योंकि हम इसको कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूस लर्निंग कर रहा है, तो कंटिन्यूस लर्निंग के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हेलुसिनेशन का फैक्टर भी रिड्यूस होने के चांसेस हैं, क्योंकि हर दफ़ा उसके पास नया एक डाटा और नई ट्रेनिंग हो रही हाँ बिल्कुल, यानी कि उसे पता था कि मैंने कल ये काम किया इस टाइम के ऊपर, है। ये इस तरह की रीडिंग्स में हम्म। चेंज थी, और ये अटैक नहीं था, ये नॉर्मल बिहेवियर था, वो सिर्फ नॉर्मल बिहेवियर के तौर पे मार्क कर देगा। तो इस तरह से वो लर्न कर सकते हैं कि फलां काम जो मैंने कल किया था वो काम ठीक था, वो काम अटैक के जुमले में नहीं था, यदि कोई अटैक नहीं था, वो सिस्टम में कोई खराबी थी। अब अगेन इस टाइम पे कुछ ऐसा हो, तो मैंने उसे इस तरह से लेकर चलना है।
तो ये वो उस तरह से लर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें एप्लीकेशन आती हैं। ठीक है, कि जो एजेंटिक एआई है वो इन एक्शन में कैसे है। ठीक है, जो थ्रेट डिटेक्शन है या रिस्पॉन्स है वो किस तरह से देख रही है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जीरो डे डिटेक्शन। अब जीरो डे की हम पहले ही जो डेफिनेशन है वो देख चुके हैं कि ये एक ऐसा बिहेवियर है, कोई यहाँ कोई ऐसा अटैक है, कोई ऐसी वल्नरेबिलिटीज है जिसका हमारे सिस्टम में ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कोई सिग्नेचर मौजूद नहीं है, कोई इसका फुटप्रिंट मौजूद नहीं है। अब एजेंटिक एआई क्या करेगी, क्योंकि वो रियल टाइम में डाटा से ट्रेन हो रही है, रियल टाइम में वो आपके सिस्टम में हर चीज को मॉनिटर कर रही है, वो इस तरह के किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर को, एबनॉर्मल डिटेक्शन को फौरी तौर पर डिटेक्ट करेगी, और फिर वो देखेगी कि क्या ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट आता है क्रॉस डोमेन कोरिलेशन। ये क्या है, अगेन हम जैसे हमने पहले बात की थी, आईटी का जो सेक्टर है, ईमेल हो गया, आपके डेटाबेसेस हो गई, क्लाउड सिस्टम हो गया, ये आईटी का आ जाता है। और ओटी में, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी में क्या आता है, जो लेगेसी हार्डवेयर है, सेंसर्स आ गए, वेल्व्स आ गई, स्काडा आ गया या पीएलसी आ गया। तो इन चीज़ों के जो कॉम्बिनेशन में इस चीज़ को देख रहा होता है कि कोई सी एंड सी की कोई कमांड की कोई अटैक तो नहीं है, या कोई चेन तो नहीं चल रही। तो इस तरह से रियल टाइम में चीजें देख रहा होता है एजेंट के। रियल टाइम adaptation threat model update dynamically as the attack unfolds, no retaining retraining needs। यानी कि अगर कोई अटैक आया है तो सिस्टम ने खुद उस अटैक को काउंटर करना है, एजेंट की ने, और अटैक को काउंटर करने के बाद वो खुद उससे लर्न कर लेगा, हमें उसे अगेन ट्रेन नहीं करना पड़ेगा कि इस तरह के अटैक के सूरत में आपने इस तरह से बिहेव करना है। तो वो खुद लर्न कर रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशनल यही था हमारा, वो लर्न नहीं कर रहा था। कोई अटैक आया, कोई न्यू अटैक आया जिसका कोई सिग्नेचर मौजूद नहीं है, वो अटैक सिस्टम के अंदर घुसा, उसने जो भी चीजें चुरानी थी सिस्टम से वो चुराई। चुराने के बाद हमें कल को पता चल रहा है कि हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ था। फिर हम अपने एआई को ट्रेन कर रहे हैं कि जब इस तरह का अटैक अगेन हो तो इस तरह से बिहेव करना है। तो नेक्स्ट टाइम तो वो अटैक रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले तो वो अटैक हो चुका है। लेकिन जो आइडेंटिटी है ये, वो रियल टाइम में उस अटैक को देखेगा भी, उसका काउंटर भी करेगा, और रियल टाइम में उससे लर्न भी कर लेगा कि इस तरह का अटैक दोबारा से ना हो। तो यहाँ पर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आता है नेक्स्ट, मल्टी एजेंट सिस्टम, द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। अब क्योंकि ये एजेंटिक आई है, तो यहाँ पर हम मल्टी एजेंट का एक कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आता है मॉनिटरिंग एजेंट। नाम से जाहिर है कि हमने यहाँ पे मॉनिटर करना है, नेटवर्क की ट्रैफिक मॉनिटर होगी, सेंसर्स का डाटा है वो मॉनिटर हो रहा होगा, सिस्टम के अंदर कौन लॉग इन कर रहा है, कौन लॉग आउट कर रहा है, कौन किस टाइम पे क्या कर रहा है, कौन किस टाइम पे क्या कर रहा है, कोई फाइल सेंड हो रही है, नेटवर्क के ऊपर क्या ट्रैफिक चल रही है, ये सारा कुछ मॉनिटर कर रहा है। और ये काम मॉनिटरिंग एजेंट का है। इसने मॉनिटर के अलावा कुछ भी नहीं करना। दूसरी तरफ हमारे पास आता है डिटेक्शन एजेंट। इसने क्या करना है, उसी चीज को देखते हुए जो कि उसके पास पहले से रीडिंग्स है। ठीक है, उसने चीजों को देखना है कि क्या ये जो रीडिंग है ये एक नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। क्या ये मैलवेयर का अटैक हो सकता है, क्या कोई रैंसमवेयर का अटैक हो सकता है। एपीडी का क्या मतलब है, वही बात जो मैं हमने पहले की थी, स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई अटैक तो नहीं हो रहा हमारे ऊपर। तो इस तरह की चीजों को ये डिटेक्ट कर रहा है, ये भी कुछ नहीं कर रहा। मॉनिटरिंग एजेंट ने मॉनिटर किया चीजों को, डिटेक्शन एजेंट ने डिटेक्ट किया कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है या एक सिक्योरिटी रिस्क है। रिस्पॉन्स एजेंट ने रिस्पॉन्स दिया कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर डिटेक्शन क्या हुई, डिटेक्शन हुई कि ये एक अटैक है, तो रिस्पॉन्स एजेंट ने रिस्पॉन्स किया, उस अटैक को काउंटर किया। ठीक है, उसने, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमारा कंप्यूटर सी जो है वो इन्फेक्ट होता है किसी मैलवेयर के, तो मॉनिटर मॉनिटरिंग एजेंट ने कंप्यूटर सी को मॉनिटर किया कि इसके अंदर ये रीडिंग जो है अचानक से चेंज हुई है। ठीक है,
डिटेक्शन एजेंट ने ये फैसला किया कि जो हमारा कंप्यूटर है, ये इसमें जो रीडिंग में चेंज हुई है, क्या ये नॉर्मल चेंज है, क्या ये कल भी ऐसी ही हुई थी, या ये आज पहली दफा हो रही है। तो उसने डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स एजेंट को ये कहा कि ये एक नॉर्मल रीडिंग है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर उसने ये कहा कि ये एक मेलवेयर की वजह से रीडिंग में चेंज आया है, तो रिस्पॉन्स एजेंट फौरी तौर पे अटैक को, काउंटर अटैक को इनिशियलाइज करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सी के ऊपर। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि वो इसे आइसोलेट कर दे, यानी कि कंप्यूटर सी का जो कनेक्शन है वो सिस्टम से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दे। आइसोलेट करने का क्या मतलब होता है कि एक बंदे को एक साइड पे कर देना, जिससे आसान अल्फाज में देखें तो कोविड के टाइम पे क्या हो जाता था, हम जो पर्सन कोविड पॉजिटिव होता था हम उसे आइसोलेट कर देते थे, यानी उससे सबसे अलग कर देते थे। तो इसे कहते हैं आइसोलेशन। ब्लॉकिंग का क्या मतलब है? उस कंप्यूटर सी को ब्लॉक कर देना कि वो किसी भी तरह का कोई मजीद आगे कोई सिस्टम के अंदर इनपुट या आउटपुट ना दे सके। पैचिंग क्या है? कंप्यूटर सी जिसके ऊपर अटैक हो चुका है, उसके ऊपर हम सिक्योरिटी अपडेट भेज रहे हैं ताकि उस अटैक को काउंटर किया जा सके। तो ये सारा का सारा कुछ डिटेक्शन एजेंट की फाइंडिंग की वजह से हुआ है। अब इंटेलिजेंस का एजेंट क्या है? उसका क्या काम है? उसका काम है इस सारी चीजों को देखना कि क्या हुआ था, क्या प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और ये जो सारी की सारी जो जिसे कहते हैं डाटा है, उसने डाटा को यूज करना है और डाटा से लर्न करते रहना है। रिकवरी एजेंट का क्या काम है? अब जो कंप्यूटर सी था, जो कि हुआ, जिसके ऊपर अटैक हुआ, उसने उसे क्या किया, वापस से अब सिस्टम के अंदर लेके आना है। यानी कि हम कंप्यूटर सी को बिल्कुल साफ कर चुके हैं। जो भी हमारा अटैक था वो खत्म हो चुका है। अब हम कंप्यूटर सी को वापस सिस्टम में लेके आएंगे, उसे आइसोलेशन से निकालेंगे बाहर। अगर हमने उसे ब्लॉक किया तो हम उसे अनब्लॉक करेंगे। तो ये सारे का सारा काम रिकवरी एजेंट ने करना है। तो इस तरह से हमने हर चीज के लिए, हर एक स्टेप के लिए एक अलग से एजेंट बना दिया, जिसे कहते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम। तो यहाँ तक समझ आ गई आपको? कोई आसान फाल में एक दफा ये बताना चाहेगा, कोई एक्सप्लेन कर देगा किसी और एग्जाम्पल के साथ, किसी का कोई माइंड में आ रही हो बात? सर आई एम मीन्स के ऑडिबल। हर सर मीन्स के हर जो टास्क होगा उसके लिए सेपरेट एजेंट को असाइन किया जाएगा। मीन्स सपोज अगर मॉनिटरिंग है तो वो एक एजेंट करेगा, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। या और डिटेक्शन दूसरा एजेंट करेगा। तो आई गॉट इट इन दिस वे सर। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। यानी कि अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आई है तो मॉनिटर सिस्टम ने बस ये कहा कि चेंज आ गई है। अब वो चेंज अटैक की वजह से आई है या वो चेंज किसी खराबी की वजह से आई है, ये डिटेक्शन एजेंट ने डिसाइड करना। एग्जैक्टली यही पॉइंट है जी, सच है। फॉर एग्जांपल कि अभी वर्जन सिस्टम लगा हुआ है, तो सारे लॉग्स कलेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल सिस्टम में ना, उसमें सारे एजेंट्स लगे हैं मल्टीपल लॉग्स कलेक्ट हो रहे हैं। फिर आगे एमएल का या फिर कोई एजेंट लगा हुआ है जो कि लॉग्स में डिटेक्ट कर रहा है कि कितने लेवल की क्रिटिकल है वो थ्रेट जो अटैक है किस लेवल अगर वो लेवल 12 से ऊपर है, 12 है, तो फिर वो उस बंदे को एक और एजेंट होगा जो कि ईमेल कर देगा ऑटोमेटिक कि ये थ्रेट आया है अभी, और साथ दूसरा एजेंट उस वक्त उस थ्रेट को ब्लॉक कर देगा जो अटैक हुआ है। और साथ फिर एक और एजेंट होगा जो कि ना सब मल्टीपल लॉग्स की समरी बना के ना पूरे दिन की सेंड करेगा ईमेल में कि आर्टिस्ट ने ये काम हुआ है, मैंने एक्टिविटीज समराइज कर देगा। अरे हम इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल एजेंट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और कौन से बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर, राइट। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब ये है द ऑटोनोमस एसओसी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले प्रैक्टिशनर की बात करें तो क्या था कि कोई अलर्ट किया, थाउजेंड्स ऑफ लो फाइडेलिटी अलर्ट पर डे, मोस्ट फास्ट पॉजिटिव। यानी कि वही बात होगी कि सिस्टम्स ने जो रीडिंग्स दे रही हैं उसमें से, यानी कि वो रेगुलर बिहेवियर सिस्टम ये बताता है कि ये जो एक रीडिंग है एब्नॉर्मल रीडिंग है, लेकिन ये सिस्टम की रेगुलर रीडिंग है। यानी कि कुछ सेंसर खराब है, वो रेगुलरली तौर पर दे रहा है रीडिंग्स जो हैं कि वो गलत हैं। यानी कि अमला जो है उसे रिप्लेस नहीं कर रहा उस सिस्टम की, उस सेंसर की रीडिंग को। तो इसका ये मतलब है स्टाफ शॉर्टेज, स्किल्ड एनालिस्ट आर एक्सपेंसिव एंड स्कार्स, 24/7 कवरेज इज हार्ड। ठीक है।
तो यानी कि जो ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक उसने वो चीज़ों को देखना है, उसके बाद उसने घर चले जाना है। तो यहाँ पे वो उस पॉइंट की बात हो रही है कि जो हमारे पास पहले क्या जो अब मौजूदा तौर पे क्या है हमारे पास, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, स्लो इन्वेस्टिगेशन। कोई मसला आया है तो ठीक है, देखेंगे, अप्रूवल लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। काम करने के बाद उसका क्या रिजल्ट निकलता है, यानी कि ये चीज़ें दिनों में चले जाती हैं। कोई अगर हमें सेंसर बदलना है तो पहले हम देखेंगे क्या वो सेंसर की रीडिंग क्या है, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। फिर हम अगर हमने उसे बदलना है तो फिर उसका अप्रूवल लेंगे। तो ये सारी सारी चीज़ें क्या है, इन्वेस्टिगेशन जो है ये इस तरह से होती है। हाई वर्कलोड रिपीटेटिव टास्क कंज्यूम 70% ऑफ एनालिस्ट टाइम। तो यहाँ पर वही है कि जो ऐसे काम हैं जो कि डेली होते हैं वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो ज़्यादा एनर्जी उसी में चली जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एजेंटिक एआई ने आकर क्या चीज़ें दी हैं, वो क्या है, ऑटोमेटेड अलर्ट ट्राइएज। यानी कि एजेंटिक एआई ने ये चीज़ें खुद देखना स्टार्ट कर दी कि जो रीडिंग्स हैं वो क्या हो रही हैं, क्या हमें इसमें अ, इस जो रीडिंग है ये कैसी रीडिंग है, क्या ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, और ये इम्पोर्टेंट भी है या इम्पोर्टेंट नहीं भी है। तो ये एजेंडे की खुद चीज़ें को मैनेज कर दे। अगर कोई चीज़ वाकई में इम्पोर्टेंट हो कि उसे इंसान को देखना चाहिए, तो ये फिर आगे से उस ऑपरेटर को कहेगी कि इसे देखें, उसे कोई ना कोई मैसेज करेगी या कोई ना कोई उसे अलर्ट देगी। AI driven threat hunting agents continuously search for hidden threats without human prompt। यानी कि जो एजेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं कि कोई सिस्टम में कोई थ्रेट तो मौजूद नहीं है, कोई मैलवेयर जो है वो कोई इंस्टॉल तो नहीं हो चुका। तो वो कंटिन्यूसली देख रहा है सिस्टम को, यानी कि 24/7 स्कैन कर रहा है सिस्टम। ऑटोमेटेड प्लेबुक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज एग्जीक्यूटेड फुल्ली ऑटोनोमसली फॉर रूटीन इंसिडेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जो डेली के टास्क हमारे हैं कि 9 बजे कोई इस तरह की रीडिंग आएगी, तो एजेंटिक एआई ने क्या करना है, 9 बजकर 1 मिनट के ऊपर उसका जो रिस्पॉन्स है वो खुद से दे देना है। ठीक है, तो ये रूटीन के तौर पे ये होता रहेगा। ठीक है, और ह्यूमन रीडेबल इंसिडेंट रिपोर्ट्स, अटैक टाइमलाइंस एंड रेमिडिएशन स्टेप्स। तो एजेंटिक यही क्या है, वो खुद से रिपोर्ट्स जो हैं, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, वो खुद से उसे पढ़ता रहेगा, उसे रन करता रहेगा। अटैक का टाइम जो है वो देखता रहेगा, उसका उसने जो भी रेमेडी की है उस अटैक की, वो उसे देखता रहेगा कंटिन्यूसली, वो खुद करता रहेगा। ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट तो हमने कम से कम इसमें किया है बेसिकली। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल दी गई है। Analysts move from firefighters constantly reacting to supervisors overseeing autonomous agents handling only complex edge cases. Mean time to respond drove from hours to minutes। यानी कि अगर एनालिस्ट का जो काम है वो फायर फाइटर से सुपरवाइजर हो चुका है, यानी कि उसने फील्ड में जाकर आग नहीं बुझानी, ये एग्जांपल है। अब ये काम जो है वो खुद ब खुद हो जाएगा। यानी कि आग की जो एग्जांपल है वो तो एक प्रैक्टिकल वे में आ गई ना। यानी कि जो अटैक है ना, उसका काउंटर ह्यूमन ने खुद नहीं करना, वो एआई खुद कर देगी बेसिकली। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को इस तरह से दिया जा सकता है। तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन होगा? ओके, आगे चलते हैं फिर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आती है प्रोटेक्टिंग द पावर ग्रिड। स्नैरियो है यहाँ पे बेसिकली ना। तो सबसे पहले स्नैरियो को रीड करते हैं ताकि हम देख सकें कि काम कैसे होता है। A large utility company operates a transmission network with thousands of substation, transformers, SCADA systems, कंट्रोलिंग पावर फ्लो। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें दिल्ली का थाउजेंड ऑफ सब स्टेशन हैं। यानी कि एक तो मेन स्टेशन हो गया, फिर उसमें हजारों का लिहाज से सब स्टेशन हैं, फिर ट्रांसफॉर्मर्स है, और फिर आगे उसके अंदर हार्डवेयर है स्काडा का। ठीक है, स्काडा की फुल फॉर्म क्या है, वो बताना चाहेगा यहाँ पे? आगे हमने डिस्कस किया था इसे। सर दोबारा बोलेंगे लास्ट बात क्या की आपने?
आवाज सही क्लियर नहीं है। स्काडा की कोई फुल फॉर्म बताना चाहेगा, स्काडा की? सर इसकी फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। अब एजेंटिक यही क्या करेगा, वो 24/7 365 डेज क्या है वो मॉनिटर कर रहा है आपके इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है, वो हर सेकंड में हर टाइम पे मुसलसल डिटेक्ट कर रहा है कि आपके पावर ग्रिड के अंदर क्या अनयूजुअल कमांड आई है, क्या अनयूजुअल कोई अटैक इनिशियलाइज किया गया है, क्या कोई उसके अंदर कोई बैकडोर ओपन हुआ है, ये वो हर टाइम स्कैन कर रहा है। ठीक है, और उसके पास खुद के पास इख्तियार है कि वो किसी सब स्टेशन के ऊपर जिसके ऊपर कोई अटैक हुआ है वो उसे आइसोलेट करना चाहे तो वो खुद कर सकता है। ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द मेंटेनिंग फ्लो। ठीक है, यानी कि उसके उस करने से बाकी जो सिस्टम है वो चलता रहेगा उसके ऊपर। कोई ऐसा जिसे हम कहते हैं ना कि ऐसा नहीं हुआ कि एजेंटिक ने कोई ऐसी चीज की कि उसकी वजह से सारा का सारा सिस्टम शट डाउन हो गया, नहीं। वो उसका एक स्पेसिफिक पार्ट होगा जिससे बाद में वो प्रोटोकॉल की कोडिंग दोबारा से देखेंगे। ठीक है, तो रियल टाइम में जो एजेंटिक है ये वो चीज़ों को देख रहा है, सिक्योरिटी को देख रहा है, सिक्योरिटी को अपडेट कर रहा है, कोई अटैक हुआ है तो वो उसे काउंटर कर रहा है। तो ये सारा कुछ रियल टाइम में बेसिकली हो रहा है। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेज की तरफ कि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्कफ्लो बताया गया है कि इसकी जो एजेंडे की है कि इम्प्लीमेंटेशन हम अपने मौजूदा सिस्टम में करेंगे जो कि लेगेसी हार्डवेयर और आईटी दोनों के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, तो इसकी ऐसा नहीं होगा कि अचानक से हम उस एजेंडे के को अपने सिस्टम में डिप्लॉय कर देंगे, नहीं। हमने रश नहीं करना, हमने उसे एक प्लान में, और ये जो यहाँ पे ड्यूरेशन दी गई है ये हर सिस्टम के अकॉर्डिंग, हर कंपनी के अकॉर्डिंग, हर सिस्टम की नीड्स के अकॉर्डिंग और उसके क्रिटिकल होने के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करती है। ये एक जनरल टाइमलाइन लिखी हुई है। सबसे पहले क्या होगा, हम असेसमेंट करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, देखेंगे कि हमारी इन्वेंट्री कैसी है, हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारा ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारा डाटा कैसा है, हमने किस जगह पे पहले अप्लाई करना चाहिए, उसमें गैप्स क्या हैं। तो ये सारी की सारी पहले प्लानिंग होगी, यानी कि ये टीम डिसाइड करेगी, जो साइबर सिक्योरिटी की टीम है और या जो आईटी की टीम है वो देखेगी कि इस तरह से करते हैं। फिर हमने फाइनली तौर पर डिसाइड कर लिया कि हम उसे डिप्लॉय करेंगे कि एजेंट एआई को। क्या हम उसे अचानक से सारे का सारा कंट्रोल दे देंगे, नहीं। हम उससे सबसे पहले एक खास तौर पे एक खास जगह का एक छोटा सा कंट्रोल देंगे, वो उस पे ऊपर कैसा काम कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक हमारे पास क्या है, नेशनल ग्रिड है, उसके अंदर 1,000 सब स्टेशन है। सबसे पहले हम उसे पूरे के पूरे हेडक्वार्टर के ऊपर कंट्रोल नहीं देंगे, हम उसे एक सब स्टेशन के ऊपर कंट्रोल देंगे। फिर उसे उस सब स्टेशन में भी जो कंट्रोल होगा वो भी हम लिमिट करेंगे, ताकि हम देखें कि एजेंटे के सिस्टम में किस तरह से बिहेव कर रही है, किस तरह से चीज़ों को देखना स्टार्ट किया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखें, डिप्लॉय इन बाउंडेड एनवायरनमेंट एजेंट परसीव्स एंड रिकमेंड्स, यानी कि वो रिकमेंड करता है बट नो ऑटोनोमस एक्शन। यानी कि अभी हमने उससे इस तरह से डिप्लॉय नहीं किया कि वो एक्शन भी कर दे। वो उसने देखा कि ये रीडिंग गलत हुई है, उसने इसे रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। फिर हमने मजीद टाइम के साथ जब हमने देखा कि चीज़ें ठीक चल रही हैं, फिर हमने उसे कंट्रोल देना स्टार्ट किया। कंट्रोल में क्या था कि हमने उसे कंट्रोल किया कि वो लो रिस्क, यानी कि अगर उसने कोई ऐसा काम करना है जिससे नुकसान जो है वो कम से कम हो। जैसे कि अगर उसने कोई चीज़ को शट डाउन करना है तो उसका जो नुकसान है वो लोगों तक नहीं जाना चाहिए, वो कुछ कम हो के जो फौरी तौर पे हम देख सकें। तो हमने उसे लो रिस्क के ऊपर ऑटोनॉमी दी बेसिकली। ठीक है, हमने उसे हाई रिस्क की जो चीज़ें थी जैसे कि ब्लॉकिंग नॉन मलिशियस आईपी एड्रेस, तो यानी कि जो मेलिशियस आईपी एड्रेस हैं सिस्टम के ऊपर जो कि हम जानते हैं, इंसान भी जानता है कि ये वाकई में मेलिशियस है, तो हमने सिर्फ एजेंट के को ये कहा कि आपने अगर ब्लॉक करना है तो इन्हें कीजिएगा, बाकी नहीं कीजिएगा। यानी कि कोई न्यू आईपी एड्रेस आया तो उसका डिसीजन अभी हमने उसे नहीं दिया, एक कंट्रोल वे में हम एजेंट के को डिप्लॉय कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे वो बात हुई है। फिर टाइम गुजरता गया, हमने हर चीज़ को अच्छे से मैनेज किया। ठीक है, तो हमने उसे फुल डिप्लॉय कर दिया। फुल डिप्लॉय में क्या है कि उसके ऊपर कंप्लीट इख्तियार है
वो आपके पूरे के पूरे सिस्टम में हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। वो पूरे के पूरे सिस्टम में कोई मैलिशियस एक्टिविटी होती है तो वो उसे देखेगी, उसका खुद ही काउंटर करेगी। काउंटर कैसे करेगी, हमने पहले ये भी देखा कि जैसे कि पीछे हम देखें ना, यहाँ पर स्लाइड्स में दिखाता हूँ, देखें मॉनिटरिंग एजेंट, डिटेक्शन एजेंट, रिस्पॉन्स एजेंट। तो हमने ये सारी सारी चीज़ें खुद से डिसाइड की। वो जो एजेंट की आई ने उसका डिटेक्शन वाले पॉइंट एजेंट ने डिटेक्ट किया, आगे से उसे मेलिशियस है या नहीं है ये कोई और देखेगा। तो ये सारा का सारा आहिस्ता आहिस्ता हमने पूरे का पूरा कंट्रोल दे दिया। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इंसान के पास ऐसी पावर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होनी भी चाहिए। यानी कि हम एजेंटिक एआई को कभी भी ये नहीं देंगे कि वो एग्जाम्पल के तौर पे हम एजेंटिक एआई को कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो डैम का जो फ्लड गेट है उसे ओपन कर दे खुद ब खुद। जिससे क्या हो सकता है कि पानी जो है अचानक से वो बाहर निकलेगा फ्लड की तरह और वो उस एरिया में फ्लड क्रिएट कर देगा। तो हम इस तरह का सेंसिटिव चीजें कभी भी एजेंडे के कंट्रोल में नहीं देंगे। या हम देंगे भी तो एक खास वे में देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर डैम के अंदर 10 फ्लड गेट्स हैं तो एजेंडे के के पास ये इख्तियार हो सकता है कि वो जो भी उसने देखा कि रीडिंग आई, वो रीडिंग ह्यूमन ने दी थी या वो अटैकर ने दी थी, तो उस रीडिंग के अकॉर्डिंग एक्शन क्या करना है कि फलां गेट को खोलना है। तो एजेंडे के ने एग्जाम्पल के तौर पे उस ह्यूमन की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके अकॉर्डिंग क्या किया, उस फलां गेट को खोल दिया। अब वही रीडिंग में भी अटैकर ने दी कि फलां गेट को खोल दे, ठीक है, उसने वो खोल दिया या उसे क्लोज कर दिया, उसके खुद के पास इख्तियार है। लेकिन हम कभी भी उसे ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो 10 के 10 खोल दे के सारे का सारा पानी निकल जाए अचानक से। तो वो क्या करेगा, वो सैलाब को क्रिएट कर देगा उस इलाके में। या अगर हम उसे नेशनल ग्रिड की बात करें तो हम कभी भी ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो पूरे का पूरे सिटी को ब्लैकआउट कर दे अचानक से। आपकी अगर एग्जाम्पल के तौर पर लाहौर की एग्जाम्पल दें तो कभी भी हम ऐसा नहीं कर एजेंडे के को इख्तियार देंगे कि वो लाहौर को ब्लैकआउट कर दे। हाँ, ये इख्तियार उसके पास हो सकता है फॉर द लर्निंग पर्पसेस, या अगर जब हम उसे टेस्ट कर रहे हैं कि वो लाहौर के एक स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर शारदा है, तो शारदा की बिजली को खुद मॉनिटर कर ले, खुद कंट्रोल कर ले लर्निंग पर्पस के लिए, या उसने एरिया को वो देखेगा, ठीक है। उससे कभी भी हम पूरे लाहौर की ऑटोनॉमी नहीं देंगे। सिमिलरली अगर हमारे पूरे के पूरे मुल्क का जो एक नेशनल ग्रिड है जहाँ से हर चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, जैसे जो कि नेपला के अंडर आता है, तो अगर हम ये सिस्टम वहाँ पे डिप्लॉयड है तो कभी भी ऐसी कमांड नहीं जाएगी कि पूरे का पूरा सारे का सारा सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाए या जो भी उसने करना है। तो ये इस तरह से बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी कि जब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई तो कैसे हुई, और जब इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी तो वो कैसे दिख रही है। तो ये वो फ्लो है बेसिकली। यहाँ पर आता है नेक्स्ट, क्रिटिकल गार्डवेज एंड सेफ्टी मैकेनिज्म। हाउ डू वी इंश्योर द एजेंटिक एआई डज नॉट काज हार्म आइदर थ्रू एरर और थ्रू मैलिशियस कंप्रोमाइज। यानी कि सेफ्टी क्या है इसके अंदर। अब सेफ्टी को हमने 3 तरह से कैटेगराइज किया है कि जो उसे ऑटोनॉमी देनी है वो किस तरह से होगी। हाई कॉन्फिडेंस में क्या है, ब्लॉक नॉन malware, आइसोलेट compromised IoT devices, terminate suspicious process। ये नाम से जाहिर है कि जो हमें भी पता है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये मेलवेयर से रिलेटेड है, इसे ब्लॉक कर दो। ये कंप्लीट कॉन्फिडेंस इंसान को भी, खुद को भी है, एजेंटिक एआई को भी है, ठीक है। तो ये वो खुद से जो भी करना है उसने करना है, ह्यूमन के अप्रूवल यहाँ पे नहीं है। मीडियम कॉन्फिडेंस में क्या है, डिसेबल सीनियर इंजीनियर अकाउंट। देखें तो यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कोई एडमिन है, सीनियर इंजीनियर की जो भी बात की है, कि जो सिस्टम का सबसे सीनियर बंदा है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा इख्तियार है, उसका अगर अकाउंट को डिसेबल करने का डिसीजन लिया है एजेंटिक एआई ने, तो वो यहाँ पर देखें कुछ ना कुछ हद तक ह्यूमन अप्रूवल हमने बताई है, या लेकिन वो खुद कुछ ना कुछ हद तक खुद भी कर सकता है। ब्लॉक क्रिटिकल सबनेट्स, यानी कि उसके अंदर कुछ सब पार्ट को वो ब्लॉक करेगा, कुछ को नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात होती है अगर उससे कॉन्फिडेंस मीडियम हुआ। लो कॉन्फिडेंस में क्या है, अनयूजुअल पैटर्न विद नो क्लियर थ्रेट, फर्स्ट टाइम एनोमलस बिहेवियर ऑन क्रिटिकल एसेट। तो पहली दफा ऐसा अटैक हुआ है जो कि जीरो डे अटैक है,
ठीक है, और यहाँ पर वो क्या करेगा, अलर्ट करेगा, ह्यूमन को कहेगा कि इसे देखें, और देखने के बाद अगर इंसान ने लॉक किया तो वो उस काउंटर मेजर को, काउंटर अटैक को इनिशियलाइज करेगा। तो यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ठीक है। कोशिश करने के अपना इसम जल्दी जल्दी वाइंड अप करें, क्योंकि मेन जो चीज़ें थी वो ना बहुत हद तक हम कवर कर चुके हैं। अब इसमें आते हैं द मेजर चैलेंजेस एंड रिस्क। नो टेक्नोलॉजी इज परफेक्ट। वही बात होगी कि एजेंटिक एआई में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और ये अभी न्यू है, मुसलसल इन्वॉल्व हो रही है। तो हमें नहीं पता है ये आगे जाकर कैसे क्या करेगी, तो इसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे कि अटैकर क्राफ्ट इनपुट दैट कॉज एमएल मॉडल टू मिस क्लासिफाई थ्रेट्स एज विनिंग्स, यानी कि अटैकर्स जो हैं वो हमारे एजेंटिक एआई को गलत डाटा के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं। यानी कि अटैकर एक अटैक को या एक मेलवेयर को इस तरह से दिखाता है एआई एजेंट को कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, और अब एजेंटिक एआई तो रियल टाइम में ट्रेन हो रहा है। तो अटैकर ने एजेंटिक एआई को इस चीज़ के ऊपर ट्रेन कर दिया कि ये जो काम है, ये जो सिस्टम के अंदर ये जो नई चीज़ आई है, ये मेलवेयर नहीं है, ये रूटीन की चीज़ है। तो ये मसला है इसमें। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एजेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अटैकर गेन्स कंट्रोल ऑफ द एजेंटिक एआई सिस्टम एंड यूजेस इट्स परमिशंस। ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या है, फास्ट पॉजिटिव और फास्ट नेगेटिव की बात हो रही है। ठीक है। तो यानी कि वो जो चीज़ थी, अ, वो जो पहले अटैकर ने उससे गलत ट्रेन किया एजेंडे के ए को, फिर जब उस चीज़ ने अपना असल रंग दिखाना स्टार्ट किया तो एजेंडे के ए ने कहा नहीं नहीं, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन वो क्या था, वो एक रियल थ्रेट था, जो कि एजेंडे के ए भी यहाँ पर क्या हो चुका है, करप्ट हो चुका है इस जगह पे। तो ये मसला मसाइल इसमें है। लेगेसी इंटीग्रेशन, अगेन वही बात आ गई कि जो हमारे पास इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हार्डवेयर लगा हुआ है, वो पुराना है। वो कभी भी साइबर सिक्योरिटी के हमने कोडिंग उससे कभी बनाया ही नहीं था। हमारा जो नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंट्रोल टावर्स के ऊपर बैठे हुए इंजीनियर्स हैं, उसके अलावा जो पावर प्लांट्स में बैठे हुए जो लोग हैं, या इसके अलावा डैम्स में बैठा हुआ जो सिस्टम है, वो पुराना है। ठीक है। तो कभी भी इसके अकॉर्डिंग बना ही नहीं था, तो ये मसले मसाइल वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और मॉडल ट्रेंड ऑन ओल्ड डाटा बिकम लेस एक्यूरेट। और जो मॉडल्स हैं वो हमने जिस डाटा के ऊपर ट्रेन करना है, तो वो डाटा भी हमारे पास डेफिनेटली एक्यूरेट अच्छे से नहीं है। तो जब वो उसके ऊपर ट्रेन होगा तो फिर भी उसकी जो ट्रेनिंग है उसमें भी मसले मसाइल एग्जिस्ट करेंगे। Operating agentic AI requires expertise in ML, OT security and autonomous systems। तो यहाँ पे स्किल गैप भी वो दिखाया गया है बेसिकली, कि जो जिन इंसानों ने इस सारी चीज़ों को इनिशलाइज करना है, वो भी ऐसा ऐसा चीज़ों को सीख रहे हैं, या वो स्किल गैप है। ठीक है। तो ये सारे के सारे अभी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इस रियल टाइम में, इस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर उस चीज़ की बात की गई है। अब इसमें कुछ एथिकल कंसर्न्स भी आ जाते हैं। ठीक है। उन एथिकल कंसर्न्स में क्या चीज़ें हैं, अकाउंटेबिलिटी आ जाता है, कि अगर एजेंटिक एआई ने कुछ ऐसी हरकत की, कुछ ऐसा ऑर्डर दिया जिसका बहुत ही बुरा नुकसान हो, तो उस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? तो अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्या वो सिक्योरिटी कंपनी जिसका एजेंटिक एआई है वो इसकी जिम्मेदार होगी, या वो पर्सन जिम्मेदार होगा जिसने इसे डिप्लॉय किया, या वो पर्सन जिम्मेदार होगा जो कि उसे मॉनिटर कर रहा है, या एजेंट की खुद अगर जिम्मेदार है तो हम उसे किस तरह से सजा देंगे, उसके ऊपर अगर कोई लीगल केस करना है तो रोबोट के ऊपर क्या केस होगा, या उस एजेंट के ऊपर क्या केस होगा। तो ये एक बहुत बड़ा आज भी मसला है। मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। इसकी एग्जांपल क्या है, आज के मॉडर्न दौर में हमारे पास टेस्ला गाड़ी की एग्जांपल देते हैं, तो उसके ऊपर एक उसका खुद का सिस्टम है कि वो जो ड्राइविंग है वो ऑटोनोमस हो। यानी कि अगर हम उसे ऑटो पायलट पे लगाते हैं और वो गाड़ी अब खुद खुद चल रही है, तो गाड़ी ने अगर आगे जाकर कोई ऐसा टर्न लिया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो गाड़ी जिम्मेदार होगी? क्या वो कंपनी जिम्मेदार होगी, टेस्ला जिसने उसे बनाया है? या वो पर्सन जिम्मेदार होगा जिसने उसे खुद इख्तियार दे दिया? तो ये
हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क में ये मसले हैं जिसका कोई भी आज के दौर में कोई खास इसका जवाब मौजूद किसी के पास भी नहीं है। प्राइवेसी की बात होगी कि ये हर टाइम आपके सिस्टम में डाटा कलेक्ट कर रहा है। ये आपके इंसानों का बिहेवियर देख रहा है कि कौन से टाइम में फलां सिक्योरिटी इंजीनियर जो है वो इस टाइम आया, उसने शिफ्ट स्टार्ट की, उसने इस टाइम ब्रेक ली, उसने इस टाइम क्या कहते हैं अपना दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट की, उसने इस टाइम पे छुट्टी की। तो ये सारा के सारा प्राइवेसी कंसर्न भी है कि सिस्टम जो एजेंडे की है ये वो खुद जानता है कि कौन सा पर्सन किस टाइम पे क्या कर रहा है। बाकी यहाँ पे बायस और फेयरनेस का कंसेप्ट भी आता है। ठीक है, जो आपका एमएल मॉडल है वो ट्रेन करता है हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर एग्जिस्टिंग बायसेस हो सकते हैं, जिसका क्या मतलब है कि मॉडल जो है वो जो आउटपुट देगा या जो भी एजेंट जो डिसीजन लेगा वो बाथवा एक सर्टेन ग्रुप के लिए मे भी फायदेमंद हो। तो यानी कि जिसे कहते हैं ना कि इंसान के अंदर भी ये चीज़ होती है कि उसका झुकाव एक साइड पे होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई फैसला ले रहे हैं तो हम फैसला लेने से पहले ये बात सोचते होते हैं किसका वो फलां पर्सन को फायदा होगा, वो पर्सन मेरा दोस्त है, तो हम वो डिसीजन लेते हैं। तो एजेंटिक एआई में भी ये मुस्लिम सेल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और सेम डिफेंस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज बाय अटैकर्स, और इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी अटैकर की तरफ से भी आ सकती है। तो यानी कि देखें, अटैकर ने अटैक किया, उसने भी एजेंडे की आई को यूज किया, और दूसरी तरफ जो डिफेंस में बैठी वो भी एजेंडे की आई है। तो अब ये एजेंट्स खुद ब खुद क्या खिचड़ी पका रहे हैं, तो ये इसका किसी को भी नहीं पता। तो ये भी मसला मसाइल हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज भी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ आज भी हो रहा है, और ये एक न्यू इवॉल्विंग फील्ड है बेसिकली। अगर हम इसकी रिसर्च की बात करें ना तो ये स्टार्ट होती है, अगर आप पेपर्स को देखें ना, ये एजेंडे की तो अभी आई है ना कुछ 2-3 साल पहले। तो उसके आने के बाद ये अभी क्रिटिकल सिचुएशन में डिप्लॉय हो रही है। तो ये बिल्कुल अभी के भी फील्ड है, यानी कि ये इससे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर हम इसके रिसर्च पेपर्स को देखें ना तो ये हमें मिलने स्टार्ट होते हैं 2022 में, 2023 में। तो बिल्कुल अभी ये इवॉल्व हो रही फील्ड है बेसिकली। हाजी सर, हारिस। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा। अभी मैं 1-2 दिन पहले रीड कर रहा था, तो ये जो एथिकल कंसर्न है जो ऑटोनोमस कार्स के लिए, तो उसमें था कि सपोज अगर हमारे पास गाड़ी के आगे दो बंदे हैं, सपोज एक बूढ़ा है और एक वो यंग बॉय है, तो वो किसको अगर हिट करेगी, एक को तो हिट करेगी, तो किसको पे करेगी, मीन्स के अवॉइड दोनों नहीं कर सकते, एक को हिट करेगी तो किसको करेगी। तो ये भी वो कह रहे थे, इस पर भी हम वो कर रहे थे, पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे कि किसको हिट करना चाहिए। तो इस तरह की चीजें भी हमारे पास आते आते हैं, तो ये चीज मैं करना चाह रहा था। थैंक यू। बिल्कुल। अब ये सारे के जो एग्जांपल है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो अब ना ये जो सिनेरियो है ना, ये देखें, इसे अब हम समझे। अब गाड़ी ने फैसला लिया कि बूढ़े आदमी को हिट करना है या जवान बच्चे को हिट करना है। अब यहाँ पर डाटा के अंदर क्या हमने यहाँ पे देखा ना पीछे, ये जो पॉइंट है बायसेस एंड फेयरनेस का, इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये पॉइंट है क्या। ये जो पॉइंट है ना, ये किस तरह से है कि अगर इंसानों ने उसे ये डेटा दिया कि अभी जो यंग बॉय है उसने अभी पढ़ना है, क्या पता वो साइंटिस्ट आगे जाके बन जाए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जिंदगी किसकी है, उस बंदे की है जिसने अभी बनना है, साइंसदान बनना है, उसने कोई प्रोफेसर बनना है, उसने कोई टीचर बनना है। तो ये अभी पॉइंट है। तो इंसानों ने ये डेटा दिया कि जब भी हिट करना है बड़े आदमी को हिट करना है। लेकिन दूसरी तरफ डेटा ये भी हो सकता है कि इंसानों ने ये कहा कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो साइंसदान है, वो डॉक्टर है, वो टीचर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। क्या पता वो बच्चा आगे जाके ड्रग डीलर बन जाए, क्या पता वो बच्चा आगे जाके कोई क्रिमिनल बन जाए। तो जब हिट करना है तो हमने बच्चे को करना है, हमने अपने इंपॉर्टेंट टीचर को, प्रोफेसर को, जो साइंसदान है, वो बड़ा आदमी, उसने बहुत ज्यादा खिदमत दुनिया को दी है, हमने उसे हिट नहीं करना। तो ये एक ऐसी बायस और फेयरनेस की एक एग्जांपल है कि कुछ नहीं पता कि एजेंटिक एआई हमारे डाटा के ऊपर हमने जो उसे दिया है, हमने सारे के सारे डाटा दे दिया, वो उसके ऊपर क्या डिसीजन लेगा ये खुद एआई को पता है। तो ये आज के दौर में हम इस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इस पॉइंट की समझ आइए आप लोगों को? यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गई? एक दफा काइंडली बता दें।
जी सर, समझ आई है। ठीक है ये बात तो समझ आई। जी। अब फ्यूचर ट्रेंड्स की बात हो, फ्यूचर ट्रेंड्स में अगर हम देखें, एक सेकंड, ये स्लाइड आ गई है, चलिए इसे जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स में अगेन वही चीज़ें आ जाती हैं, एल्गोरिथम्स आगे, और जो कि हमारे पास ये आज के दौर में चीज़ें हैं, डिफेंसिव एजेंटे की यही मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, सेंसिटिव डेटा का मसला है और इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारा का सारा काम हो रहा है और इसका आगे जाकर क्या रिजल्ट होगा, ये बेसिकली एक्सपेक्टेड ही है। कोई इसका हमारे ऊपर ना वो नहीं है कि ये काम हुआ तो इसका ये रिजल्ट आएगा। ये सारा का सारा अभी फ्यूचर चीज़ें में जा रही है, तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा वो हमें खुद भी नहीं पता। ठीक है। अब रिकमेंडेशंस क्या जाती हैं कि जो सिक्योरिटी लीडर्स हैं जिन्होंने ये प्लान करना है, वो स्टार्ट स्मॉल करें, लेकिन अभी से स्टार्ट करें। यानी कि एजेंटे के को अपने सिस्टम के ऊपर इंटीग्रेट करें, बेशक छोटा लेवल पर करें लेकिन स्टार्ट कर दें। ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स हैं, जहाँ पर उन्होंने डाटा को कलेक्ट करना है लेगेसी सिस्टम के ऊपर, उसकी कुछ ना कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, उसके ऊपर वर्किंग जो है वो स्टार्ट करनी है। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने कि ये कानून बनाना है कि एजेंडे के का जो भी नुकसान होगा वो कौन भुगतेगा, उसका कैसा नुकसान होगा, वो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी मेकर्स ने बनानी है। जो ऑपरेटर है उन्होंने अपना काम करना है, जो सिक्योरिटी टीम है उसने अपना काम करना है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं बेसिकली। और यहाँ पर ये सारी के सारे पॉइंट की समरी है। क्या कोई समरी बताना चाहेगा आज जो भी हमने डिस्कस किया उसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में? आई थिंक कोई भी नहीं इंटरेस्टेड। इस तरह आज के पूरे वर्कशॉप को कोई एक दो वर्ड्स में समराइज करना चाहेगा? सर, हमने आज वर्कशॉप देखी है कि हम एजेंटिक एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी अटैक्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, तो उसके अंदर हमने देखा है कि हम एजेंटिक एआई का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास ग्रिड है, हमारे पास रेलवे है, इसके अलावा भी क्रिटिकल सेक्टर्स हैं काफ़ी सारे। तो उसके अंदर हम एजेंटिक एआई का यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर फिर हम मल्टी मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक साथ काफ़ी सारे मॉडल्स काम करेंगे। कि एक मॉडल एक काम कर रहा है, दूसरा दूसरा कर रहा है। एक जो है वो रिकग्निशन कर रहा है कि कौन सी टाइप का अटैक हुआ है, दूसरा ये देख रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तीसरा ये देख रहा है कि अगर हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़े तो कैसी करनी है। तो इस तरह मल्टी मॉडल जो है हमारे पास एक तरीकेकार है एजेंटिक एआई का, उसको हम हेल्प ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे हमारे पास एक जो है वो हमारे पास मैनेजर होता है, एक एम्प्लॉय होता है, दूसरा हमारे पास जो है वो तीसरी चीज इस तरह हमारे पास जैसे कंपनी में डिफरेंट लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो एट अ टाइम हमारे पास डाटा ज्यादा आउटपुट अच्छी निकलती है। इसी तरह मल्टी एजेंट मोड में हमारे पास आउटपुट अच्छी निकलती है। फिर हमने सर देखा कि हम इसमें हमारे पास जो कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उस लिमिटेशंस हमारे पास क्या क्या हैं, उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और फिर हमने फ्यूचर देखा कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में ये किस तरह हमारे पास हमें हेल्प कर सकती है साइबर सिक्योरिटी में, जो हमारे पास क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स होते हैं उनमें। थैंक यू सो मच सर तलहा, आपने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया। किसी पर्सन का भी क्वेश्चन हो? अ, आज का जो टॉपिक था, आप में से कोई बताना चाहेगा कि किस पर्सन को इंटरेस्टेड लगा या किसको नहीं लगा, या वो क्या कहते हैं इसे किस तरह से देखता है, कोई फीडबैक देना चाहे? सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टेड लगा और मैंने ये चीज़ सीखी कि हमारे पास जो एजेंटिक एआई है इसका इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो नेटवर्किंग की फील्ड हमारे पास जो है, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है, उसके अंदर हमारे पास सबसे जो क्रिटिकल सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर है, हमारे पास जो बैंक हैं, और दूसरा हमारे पास ग्रेड्स है, थर्ड तीसरा हमारे पास हॉस्पिटल है। तो इन तीन जो हमारे पास सबसे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, इसके अंदर हम एजेंटिक एआई का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास अटैक्स होते हैं, जैसे सर लास्ट टाइम आपको याद होगा इसी मई के मंथ के अंदर सर लास्ट ईयर पाकिस्तान ने जब इंडिया ने हमारा अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने उसके जो ग्रेड्स थे उन्हें जो है वो साइबर अटैक करके उनको हाईजैक कर लिया था। तो उनकी पूरी पूरी जो सीरीज की बिजली थी वो चली गई थी। तो ये एक वॉर टाइम सिनेरियो के अंदर ये बहुत बड़ा
एक कंसर्न है। अगर हम एजेंटिक एआई का इस्तेमाल करें तो हम भी आने वाले वक्त में अगर हमारे ऊपर इंडिया या दूसरा कंट्री कोई भी अटैक करता है तो हम उससे बच सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी का जो अटैक करते हैं ग्रिड सिस्टम के ऊपर। तो दूसरा, हॉस्पिटल्स में डाटा, जो हमारे पास पेशेंट्स का डाटा होता है, उसकी प्राइवेसी होती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस पर काफ़ी सख्त दुनिया के अंदर रूल्स रेगुलेशंस हैं। उन डाटे के लिए भी साइबर सिक्योरिटी का टैक्स होते हैं, तो उसके अंदर भी हम एजेंटिक एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो है वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे सर जेन एआई हमारे पास पहले आई थी, तो जिन लोगों ने टॉप किया तो आज वो उससे सब्र उठा रहे हैं, उसका फल उठा रहे हैं और मुस्तफीद हो रहे हैं, और वो तारीफ भी करते हैं। इसी तरह एजेंटिक एआई है, रहते वक्त के साथ जो इंसान पहले से अडॉप्ट कर लेगा आने वाले वक्त में, वो दूसरों से आगे होगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सर आज हमें जो है वो क्या कहते हैं, वेबिनार वो दिया सर, वेबिनार कहें या इसको आप कहें कि बूट कैंप दिया। आप बहुत अच्छा था सर, आपने बहुत एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से हमें, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और इवन एडवांस लेवल तक के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह समझ आ गए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आप देखें ना, अभी हमने हॉस्पिटल्स की बात की है, तो हॉस्पिटल्स के एग्जाम्पल में देखें ना, तो वहाँ पर अटैक किस तरह से हो सकता है, क्योंकि वो भी एक क्रिटिकल चीज इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी आज की सोसाइटी का। अब सबसे पहले तो अ, देखें, अगर तो सिटी में जो लाइट है वो अवेलेबल नहीं है, तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो किसके ऊपर चल रहे हैं, वो बैटरीज के ऊपर चल रहे हैं, वो बैकअप के ऊपर, वो उनका जो आईसीयू है वो ऑपरेट कर रहा है, उनके जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं या एमआरआई मशीन है, ये सारी सारी बैकअप के ऊपर चल रही हैं। तो यहाँ पर अटैक हो सकता है कि अटैकर जो है वो देगा, कमांड देगा, या वो अटैक को सजेस्ट करेगा कि वो जो हॉस्पिटल का जो एनर्जी जनरेशन सिस्टम है वो उसके ऊपर अटैक करे, उसे शट डाउन कर दे। ठीक है। जब वो शट डाउन होगा तो उसे शट डाउन होने के बाद दोबारा से ऑन करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ उसमें क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर की चेंजेस आती हैं, या इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। या अगर ये वहीं पे अगर हम एजेंडे के को पहले से हमने डिप्लॉय किया हो, तो उस अटैक को होने से पहले रोक लेगी, उससे एक पार्टिकुलर सिस्टम को आइसोलेट कर देगी। अगर अटैक हो चुका है तो मे बी वो जेनेटिक एजेंटे की उससे एक पार्टिकुलर सेक्टर को आइसोलेट कर दे, कि अगर वो कोई चीज़ शट डाउन हो रही है तो जस्ट एक डिपार्टमेंट शट डाउन हो, पूरी का पूरा हॉस्पिटल शट डाउन ना हो जाए। तो ये आज कल के टाइम में ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च जा रही है। और ऑन दी अदर हैंड एजेंटिक ये खुद अटैक करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, और वार टाइम में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वार का सिनेरियो देखें, तो एक कंट्री ने पहले अटैक किया और दूसरी कंट्री का जो सिटी थे उन्हें पूरे का पूरा ब्लैकआउट कर दिया। अब चीज़ें चल रही हैं बैकअप के ऊपर, यहाँ चीज़ें चल ही नहीं रही। दूसरी तरफ अटैक हो रहा है कि आपने उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल तौर पर कोई मिसाइल फेंका है। अब उसे करने के बाद वो चीज वो जो एरिया जो लोग डैमेज हुए हैं वो अब जा रहे हैं हॉस्पिटल में। फिर अब हॉस्पिटल के ऊपर अटैक इनिशियलाइज कर रहे हैं कि हॉस्पिटल का जो एनर्जी अगर बैकअप भी चाह रही है तो हम उसे खत्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर एजेंडे के दूसरी तरफ प्रोटेक्शन के इस्तेमाल हो, तो वो मे भी पहले ब्लैकआउट को रोक ले। अगर वो ब्लैकआउट हो भी चुका है, एजेंडे की फेल हो चुकी है, तो मे भी वो हॉस्पिटल के डैमेज को रोक ले। तो ये इस तरह की जो फील्ड है वो इस तरह से आज के दौर में इवॉल्व हो रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर टुडे वर्कशॉप। आज की भी इस वर्कशॉप को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड सर तथा यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।